फ्रेंड्स हमने रिवोल्यूशन देखा था, कैसेट का रिवोल्यूशन कैसे करने का। टोटल उसमें 4 पॉइंट देखे थे। अगर फर्स्ट टाइम अपवर्ड रिवोल्यूशन करो तो हम एंट्री करते थे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड करो तो हम एंट्री करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। फर्स्ट टाइम अपवर्ड देन डाउनवर्ड तो सब कुछ पीएनएल में नहीं डालते थे। जितना भी मेरे पास रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस बचता था वो रिवोल्यूशन रिजर्व के सामने मैं एडजस्ट करता था, एंड अगर उसके ऊपर कुछ मेरा लॉस आता था तो वही मैं पीएनएल में डालता था। एंड फोर्थ सिचुएशन हमने किया था, दैट इज फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड देन अपवर्ड, तो सब कुछ मैं रिवोल्यूशन रिजर्व में क्रेडिट नहीं करता था। पहले मैंने जितना जब डाउनवर्ड किया था, जब मैंने पीएनएल में डेबिट किया था उतना मैं पहले पीएनएल में क्रेडिट करूंगा, उसके बाद ही मैं जितना भी अगर एक्सेस कुछ बचता है वही मैं रिवोल्यूशन रिजर्व में डालता हूँ। एंड मैंने बोला था कि अगर कोई भी रिवोल्यूशन रिजर्व में से कोई भी अमाउंट करंट ईयर के पीएनएल में डायरेक्टली क्रेडिट नहीं हो सकता, वो कंपलसरी आपको रेवेन्यू रिजर्व में ही डालना पड़े। मैं करंट ईयर के पीएनएल को मुझे टच नहीं करना है। बट एक प्रॉब्लम है, शेड्यूल 3 याद करो। जब आप फिक्स असेट का एक शेड्यूल बनाते हो, क्या बनाते हो? तो क्या ग्रॉस ब्लॉक, अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, नेट ब्लॉक। ग्रॉस ब्लॉक में 4 चीज लिखते हैं हम, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में भी 4 चीज लिखते हैं, दैट इज ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन एंड क्लोजिंग, एंड फाइनली नेट ब्लॉक। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो मान लो कि आपकी कॉस्ट ऑफ द असेट 1 लाख थी, उसमें आपका अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 20,000 था। तो कहना है आज की मेरे लिए WDV कितना हो गया? तो कि 80,000 हो गया। ये 80,000 वाली असेट अगर आज उसकी रिकवरेबल अमाउंट 1,10,000 है तो कहना है मुझे 30,000 से अपवर्ड करना है। अगर मैं आपको एंट्री पूछूं ना तो आप डायरेक्टली मुझे बोल दोगे कि असेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व दैट इज 30,000। बट प्रॉब्लम है ये मैं कहां पे ऐड करूं, मतलब ग्रॉस ब्लॉक में ऐड करूं कि डायरेक्टली नेट ब्लॉक में ऐड करूं? एक प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरा AS10 बोल रहा है कि आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है। एंड वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने की टोटल 2 मेथड है। मैं फर्स्ट मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड ऐसा कुछ है कि आपका जो भी कॉस्ट था, जो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, उसको प्रोपोर्शनेट एडजस्ट करो। कैसे? मैं समझाऊं। मानो ये कॉस्ट आपकी 1 लाख है, कहना है WDV जो 80,000 है उसको मुझे 1,10,000 में कन्वर्ट करना है, तो मैं सामने प्रोपोर्शन रखूंगा कि अगर ये 1 लाख है तो उसको मुझे कौन सी अमाउंट पे कन्वर्ट करना है। देखो यहां पे अगर 80,000 है उसको मुझे अगर 1,10,000 में कन्वर्ट करना है, तो अगर मेरी कॉस्ट 1 लाख है तो उसको कहां तक कन्वर्ट करना पड़े? तो कहना है उसका आंसर आपका आएगा 1,37,500 तक लेके जाना पड़े। सेकंड थिंग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या होगा? अगेन मैं प्रोपोर्शन बोल रहा हूं, अगर ये 80,000 वाली WDV को अगर मुझे 1,10,000 कन्वर्ट करना है, तो अगर ये मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 है उसको मुझे कहां तक कन्वर्ट करना पड़े? तो मैं यहां पे प्रोपोर्शन रख रहा हूं, अगर 80,000 वाली चीज को अगर मुझे 1,10,000 पे कन्वर्ट करना है, तो अगर मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 था उसको कहां तक कन्वर्ट करना पड़े? तो कहना है दैट इज योर आंसर इज 27,500। एंड फाइनली आपका नेट आंसर बच जाएगा, दैट इज 1,10,000। जो आपका पर्पस था कि असेट को आपको 1,10,000 तक कन्वर्ट करना है वो हो जाएगा। अब देखो एंट्री क्या करोगे, ये 1 लाख वाली असेट को मुझे 1,37,500 तक लेके जाना है, मतलब कहना है असेट का बैलेंस मुझे इंक्रीज करना है। तो मैं एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा कि असेट अकाउंट डेबिट कितना, तो क्या 1,37,500 माइनस 1 लाख, तो कहना है असेट अकाउंट डेबिट इज 37,500। सेकंड चीज, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस मेरा 20,000 का था, उसको मुझे 27,500 तक कन्वर्ट करना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़े, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना पड़े? तो क्रेडिट करना पड़े। तो मैं यहां पे करूंगा टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, तो क्या 20,000 था उसको मुझे 27,500 पे कन्वर्ट करना है, तो क्या टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,500 एंड फाइनली टू रिवोल्यूशन रिजर्व दैट इज 30,000। कहना आपका जो पर्पस था, यहां से मैं डायरेक्टली बोलूं कि 80,000 वाले असेट को अगर 1,10,000 पर कन्वर्ट करना है, तो कहना सब रिवोल्यूशन रिजर्व 30,000 ऐड करने वाले थे, वो 30,000 को मैंने एडजस्ट कर दिया। यहां पे क्या करोगे, असेट का बैलेंस बढ़ा 37,500, तो जब आप वो शेड्यूल बनाओगे ये 37,500 एडिशन में लिख दोगे। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस बढ़ा, कितने से बढ़ा? तो 27,500 माइनस 20,000 से 7,500, वो 7,500 भी कहां पे डाल दोगे? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एडिशन कर दोगे। एंड फाइनली आपका असेट का फाइनली आपका जो नेट ब्लॉक जो आपको 30,000 से ऐड करना था वो होगा। इसको बोलते हैं मैंने प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट किया, किसको? कॉस्ट को एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। दैट इज माय फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ऐसा कुछ है कि आपका जो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस था उसको एलिमिनेट करो। कैसे? वो ऐसा बोल रहे हैं कि इसको तो 1 लाख ही रखो, पर आपका जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस 20,000 है उसको जीरो कर दो। तो कहना है फाइनली आपका कितना बचेगा? तो क्या 1 लाख बचेगा।
एंड अगर पता चलना चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको मुझे एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़े, तो क्या डेबिट करना पड़े, मतलब मैं एंट्री करूंगा क्या, तो क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने का बैलेंस था, तो क्या 20,000 का, वो मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, मतलब मैं डेबिट कर रहा हूं 20,000। अच्छा, ये 1 लाख वाली आपके पास नेट असेट बची, वो 1 लाख वाली असेट को आपको कन्वर्ट करके कहां पे लेके जाना है, तो क्या 1,10,000 पे लेके जाना है, मतलब मुझे असेट का बैलेंस क्या करना पड़े, तो क्या इंक्रीज करना पड़े। तो मैं एंट्री करूंगा असेट अकाउंट डेबिट कितना, तो क्या 10,000। कैसे आया 10,000, तो क्या मेरे पास बैलेंस बचा था 1 लाख, उसको मुझे 1,10,000 पे कन्वर्ट करना है, तो मैंने एंट्री किया असेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। फाइनली रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब कितना जाने वाला है 30,000। यहां पे क्या करोगे, आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट किया, मतलब जब आप शेड्यूल बनाओ तब आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डिडक्शन करना है। असेट अकाउंट डेबिट किया मतलब असेट को इंक्रीज किया, तो आपको असेट में बैलेंस में एडजस्ट मतलब एडिशन करना है 10,000 का, ऑटोमेटिक आपका नेट ब्लॉक 30,000 से एडजस्ट हो जाएगा। देयर इज अ टू मेथड, फर्स्ट कि आपका कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करो, तो क्या एडजस्ट प्रोपोर्शनेट एडजस्ट करो, एंड माय सेकंड मेथड इज कि मैंने क्या किया, तो क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट किया, सिर्फ मेरे पास जो बचा ये 1 लाख उसको ही मैंने एडिशन किया। मुझे पूछो तो फर्स्ट मेथड इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि आप दोनों को इक्वल प्रोपोर्शनेट एडजस्ट कर रहे हो। फ्रेंड ये दिन ऐसा बोल रहा है कि आपको कोई भी अगर रिवैल्यूएशन करना है तो वो पूरा क्लास ऑफ द एसेट का करना पड़े। क्लास ऑफ द एसेट मतलब वो कैसे डिसाइड होगा, तो आपको सेम यूज वो सब कुछ देखना पड़े, वो एसेट का नेचर देखना पड़े। मैं बहुत कुछ फैक्टर यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। मेरे पास एक एग्जांपल है, हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि वी लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट ओन्स अ नंबर ऑफ बिल्डिंग सच एज फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग, मतलब उसका फैक्ट्री बिल्डिंग कुछ अलग लोकेशन पे, ऑफिस बिल्डिंग कुछ अलग लोकेशन पे। The industrial buildings are located in an industrial zone, whereas office buildings are in the center of the city. We Limited as management want to apply the revaluation model as per AS10 to the subsequent measurement of the office building, but continues to apply the cost model of industrial building. State whether this is acceptable. मैं उसको और थोड़ा क्वेश्चन आपको समराइज करूं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि वी लिमिटेड है, उसके पास दो टाइप के बिल्डिंग है, फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड सेकंड इज ऑफिस बिल्डिंग। मैं आपको और इजी बनाने के लिए बोलूं तो मान लो कि आपका जो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है वो अहमदाबाद में कोई भी जीआईडीसी एरिया लाइक वटवा में है, कोई भी नारोल में, वैसी कोई जगह पे। ऑफिस बिल्डिंग इन द सेंटर ऑफ द सिटी लाइक यहां पे सीजी रोड पे। कंपनी ऐसा बोल रहा है, कंपनी क्या बोल रहा है, तो कि कंपनी को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना है, और उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि ऑफिस बिल्डिंग को वो लोग क्या करना चाहते हैं, तो कि ऑफिस बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। ऑफिस बिल्डिंग को कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहिए, एंड सॉरी ऑफिस बिल्डिंग को वो लोग रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं, एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को वो लोग कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहते हैं। वैसा कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास ऑफ द एसेट अगर मैं चेक करूं तो नेचर ऑफ द एसेट चेक करूं, कहना से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है उसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं होगी कंपेयर टू ऑफिस बिल्डिंग। क्वेश्चन इतना ही था, सिंपल अगर बोलूं तो एक्चुअली दोनों के लिए वी लिमिटेड के लिए है तो क्या वो बिल्डिंग है, बट वो ऑफिस बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए वो कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है, तो वो 110% कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले अगर याद करो तो मैं आपको एक क्लास में एग्जांपल देता था, अगर नौकार को अगर अपर रिवैल्यूएशन करना है, नौकार ऐसा कर सकता है कि NH1 का अपवर्ड करे, NH2 का डाउनवर्ड करे, तो मैं ना बोलता था अगर आपको अपवर्ड करना है तो पूरा बिल्डिंग का करना पड़े, क्योंकि मेरे लिए वो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या है, तो क्या बिल्डिंग है। अब ये लोग बोल रहे हैं अगर दोनों का नेचर अलग अलग है, ऑफिस बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में कॉस्ट मॉडल आप कर सकते हो, तो 110% कर सकते हो। फ्रेंड्स याद है तो हम कॉस्ट ऑफ द एसेट में तीन चीज कैपिटलाइज करते थे। फर्स्ट इज परचेज प्राइस, second is any cost incurred bringing the asset to its present location and condition, and third चीज हम ऐड करते थे provision for dismantling cost, मतलब provision for restoration cost। अगर ऐसे याद है तो वो जो प्रोविजन बनाते थे ना वो प्रोविजन एस्टीमेट करके बनाते थे। याद करो मैं आपको 10 साल के बाद वो मुझे असेट आपको एज इट इज कंडीशन में वापस देना है, तो कहना उसके लिए मैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट का आज से ही क्या कर देता था, प्रोविजन कर देता था। एंड जब भी मैं प्रोविजन करूं तो मैं एंट्री करता था असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। सेकंड चीज याद करो हर एक साल हम इंटरेस्ट के एंट्री करते थे। मैं वहां पे पूछता था कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज करने का तो पीएनएल में डालने का, इंटरेस्ट तो हम पीएनएल में डालते थे, पर वो अमाउंट थी वो एक्चुअल अमाउंट थी कि एस्टिमेटेड अमाउंट थी, तो क्या एस्टिमेटेड अमाउंट थी। एंड कैन आई से इट मे बी पॉसिबल वो 10 साल में मेरा एस्टिमेट चेंज हो सकता है, एंड अगर मैं एस्टिमेट चेंज करूं तो उसकी क्या इफेक्ट आएगी वो मुझे समझाना है। एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपका कि बैलेंस शीट ऑफ द यू लिमिटेड शोज द फॉलोइंग डिटेल्स। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास उसका बैलेंस है डेबिट बैलेंस। मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं एंड वहां पे आपको दिया है कि आपके पास प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, तो क्या 2 लाख रुपए का है।
सामने आपको बोला है कि आपके पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने का है, तो कि 3 लाख का है। यहां पे आपको दिया है कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपके पास कितने का है, तो कि 3 लाख का है। सर ऐसा हो सकता है कि प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस ज्यादा एंड प्रोविजन का, सॉरी, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कम एंड प्रोविजन का ज्यादा। 110% हो सकता है। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस डे बाय डे आपको रिड्यूस होता जाएगा एंड प्रोविजन का बैलेंस डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। याद करो, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऐड करते हैं, यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दो। एक दिन तो ऐसा आएगा जहां पे प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस जीरो होगा, यहाँ पे आपका जो आपको जितने भी कॉस्ट चाहिए उतना आपका प्रोविजन में बैलेंस होगा। अब क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि यू लिमिटेड फॉलोस कॉस्ट मॉडल फॉर रिकॉग्नाइजिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब मैंने कोई भी असेट का रिवैल्यूएशन नहीं किया, जो भी है वो सब कुछ कॉस्ट मॉडल पर चल रहा है। अब आपको 4 सिचुएशन दिया है। फर्स्ट सिचुएशन ऐसा दिया है कि यू लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट एडिशनल ₹50,000 विल बी इनकर्ड फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा, सिंपल में बोलूं तो 3 लाख है, उसमें मुझे कुछ एडिशन करना है। याद करो, जब मैं प्रोविजन बनाता था तो मैं एंट्री करता था असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। तो मैं वही अभी भी फिर से वही कर रहा हूं। मैं एंट्री करूंगा असेट अकाउंट डेबिट दैट इज 50,000, तो मेरे पास असेट का बैलेंस हो जाएगा 2,50,000 प्लस प्रोविजन में ऐड करूंगा प्रोविजन में, तो यहां पे मेरा बैलेंस हो जाएगा 3,50,000। मतलब आपको जितने भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 3,50,000, वो आपके पास 3,50,000 का हो जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है, ये असेट अकाउंट डेबिट किया तो साथ में एक चीज आपको और देखना पड़े कि वो असेट का बैलेंस रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ ना जाए। कहना चाहिए अगर रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ गया तो आपको इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करेगा एज पर AS28, क्योंकि AS28 ऐसा बोल रहा है आपकी बैलेंस शीट में असेट कोई भी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहना चाहिए आपको सिखा है कि इंपेयरमेंट लॉस इज नथिंग बट कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। क्वेश्चन में दिया है कि असेट की वैल्यू कितनी है, रिकवरेबल अमाउंट तो 3,50,000। यहां पे मेरा बैलेंस कितना गया, 2,50,000, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लफड़ा कब आने वाला है कि अगर ये मेरा एडिशन करूं इन असेट का बैलेंस अगर 3,50,000 से ज्यादा चला जाए तो क्या होगा, उसमें लफड़ा आने वाला है। पर यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सिचुएशन में भी मैं बताऊं आपको, सेकंड सिचुएशन में भी प्लांट एंड मशीनरी तो आपके पास कितने की है, तो 2 लाख की है, बट आपका प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितने का है, तो 3 लाख का है। ये मैंने जो फर्स्ट सिचुएशन लिया था वहां पे आपका प्रोविजन इंक्रीज हुआ था। सेकंड में बोला है यू लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट टोटल एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज ओनली 2,20,000। मतलब वो 2,20,000 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, 2,20,000 तक जा रहा है। मतलब रिड्यूस कितने से हो रहा है, तो 80,000 से रिड्यूस हो रहा है। मैं जब भी प्रोविजन बनाऊं तब एंट्री करता था असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब मुझे प्रोविजन को रिड्यूस करना है तो मुझे एंट्री करना पड़ेगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट 80,000, प्रोविजन डेबिट करो मतलब वो माइनस में जाएगा, तो ये मेरा बैलेंस होगा 2,20,000 टू असेट अकाउंट 80,000, मतलब मेरे पास ये बैलेंस होगा 1,20,000। कहने से प्रॉब्लम कब आएगा, ये आपका बैलेंस इतना सारा रिड्यूस हो जाए कि असेट आपका नेगेटिव में ना चला जाए, वो भी आएगा आपका। मैं थर्ड सिचुएशन बोलूं तो थर्ड सिचुएशन में भी आपको क्या दिया है, तो अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी तो कितने की है, तो क्या प्लांट एंड मशीनरी तो आपके पास 2 लाख के ही है, बट आपके पास जो भी प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट है वो कितने का है, तो 3 लाख का है। अब थोड़ा ध्यान से, अब आपको ऐसा दिया है यू लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट एडिशनल 50,000 विल बी इनकर्ड फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मतलब कहना चाहिए अगर मैं नॉर्मल सिचुएशन है कोई भी प्रोविजन अगर बनाता हूं तो यहां पे एंट्री करूंगा असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। चलो मैं करता हूं असेट अकाउंट डेबिट में मैं 50,000 कर रहा हूं, तो कहना चाहिए अगर 50,000 करूं तो ये बैलेंस कितना होगा 2,50,000 प्लस प्रोविजन अकाउंट में करूं 50,000 तो ये बैलेंस कितना होगा 3,50,000। बट चेक करो अगर आपने 50,000 ऐड किया तो आपके पास असेट का बैलेंस कितना हो गया 2,50,000। पर कहना है सामने मुझे उसकी रिकवरेबल अमाउंट भी चेक करना पड़े, अगर मैं रिकवरेबल अमाउंट चेक करूं तो मुझे क्वेश्चन में बोला है कि उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 2,30,000। कहना है मतलब ये असेट का बैलेंस 2,30,000 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, एंड अगर हुआ तो कहने से मैं उसका क्या प्रोवाइड करूंगा, इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करूंगा। तो यहां पे चेक करो उसकी रिकवरेबल अमाउंट आपको दिया है 2,30,000, मतलब कहना से मुझे यहां पे एक इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना पड़े कितने का 20,000। सिंपल मैं बोलूं ये प्रोविजन मेरा 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, प्रोविजन 50,000 से इंक्रीज है तो मैं पूरा असेट अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, मैं एंट्री कैसे करूंगा, तो मैं असेट अकाउंट तो डेबिट कितना कर सकता हूं, तो असेट अकाउंट में मैं डेबिट करूंगा सिर्फ 30,000
मतलब ये 2 लाख वाला मेरा जो भी बैलेंस था वो सिर्फ 230 तक हो, बाकी का मैं डेबिट करूंगा पीएनएल अकाउंट में, एंट्री करूंगा पीएनएल अकाउंट डेबिट 20,000 टू प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन कॉस्ट अकाउंट 50,000। क्यों? क्योंकि असेट अकाउंट में मैं ये 50,000 की जगह पे अगर यहां पे मैंने 30,000 डेबिट किए तो ये मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा 2,30,000। वहां तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनसे आगे जाना नहीं चाहिए। सिंपल पता चले तो इंपेयरमेंट लॉस मैंने 20,000 पीएनएल में डाला। डन, जाओ आगे। नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन में भी सेम ही है कि आपको बोला है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस 2 लाख का है, आपके पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का बैलेंस आपके पास 3 लाख का है। अब आपको बोला है यू लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट टोटल डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज ओनली 75,000। फिर से बोल रहा हूं, 75,000 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये 3 लाख वाली मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है 75,000। मतलब कितने से रिड्यूस हो रहा है तो कि 2,25,000। जब प्रोविजन बनाया था तब एंट्री करते थे असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। जब प्रोविजन को मुझे रिवर्स करना है तो मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अच्छा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट कितना करना पड़ेगा तो 2,25,000। चलो मैं करता हूं प्रोविजन अकाउंट डेबिट 2,25,000, मतलब ये तो मेरा बैलेंस 75,000 हो गया। बट कहना से मैं अगर 2 असेट अकाउंट करूं, असेट का तो बैलेंस मेरे पास सिर्फ कितना है 2 लाख, तो उनसे ज्यादा तो मैं कम नहीं कर सकता। तो चलो मैं यहां पे असेट में से तो 2 लाख रुपए निकाल दूं, तो असेट का मेरे पास बैलेंस हो गया 2 लाख का, और सॉरी असेट का मेरे पास बैलेंस हो गया 0 का। पर कहना से पता चलना चाहिए बाकी के जो 75,000 है वो मुझे कहां पे क्रेडिट करने पड़ेंगे तो कि पीएनएल में क्रेडिट करने पड़ेंगे। मतलब मैं एंट्री करूंगा, क्या करूंगा तो क्या प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट दैट इज 2,25,000 टू असेट अकाउंट, वो मैं 2 लाख से ज्यादा तो क्रेडिट नहीं कर सकता वरना असेट का बैलेंस नेगेटिव चला जाएगा। तो 2 लाख टू पीएनएल अकाउंट 75,000। फिर से चारों चार सिचुएशन समझाओ। फर्स्ट में आपका प्रोविजन का बैलेंस बढ़ रहा था तो सामने मैंने असेट का बैलेंस भी बढ़ाया, पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि असेट आपकी रिकवरेबल अमाउंट दिया था 3,50,000, ये आपका बैलेंस फाइनली हुआ था 2,50,000। मेरा प्रॉब्लम कब आने वाला है अगर ये बैलेंस आपका रिकवरेबल अमाउंट से इंक्रीज हो जाए। सेकंड सिचुएशन समझाओ, वहां पे आपका प्रोविजन का बैलेंस कम हो रहा था, प्रोविजन का बैलेंस कम होगा तो सामने असेट का भी बैलेंस कम होगा। प्रॉब्लम कब आएगा जब आपका असेट का बैलेंस नेगेटिव ना चला जाए। थर्ड सिचुएशन समझाओ, वहां पे आपका प्रोविजन आपको इंक्रीज करना था 50,000, एक्चुअली असेट भी आप 50,000 से इंक्रीज कर दे, बट क्वेश्चन में बोला है कि असेट की आपकी रिकवरेबल अमाउंट 2,30,000 है, तो मैं असेट में 30,000 से ज्यादा नहीं डाल सकता, तो मुझे कंपलसरी बाकी के 20,000 कहां पे डालने पड़े पीएनएल में डालना पड़े। फोर्थ सिचुएशन, आपका प्रोविजन का बैलेंस हो रहा था 2,25,000 से कम, तो सामने मुझे असेट का बैलेंस भी 2,25,000 से कम करना है, बट मेरे पास असेट का बैलेंस सिर्फ 2 लाख था तो मैं 2 लाख से ज्यादा कम नहीं कर सकता। तो सिंपल बाकी के 25,000 मुझे कहां पे डालना पड़ेगा, सॉरी 75,000 नहीं है 25,000 है, बाकी के 25,000 मुझे कहां पे डालना पड़ेगा तो बाकी के 25,000 मुझे पीएनएल में ही डालना पड़ेगा। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा ना वो आपका चेंज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट एज पर कॉस्ट मॉडल देखा। इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी ने असेट का रिवैल्यूएशन भी किया है, याद करो। देखो क्वेश्चन आपको एक ऐसा दिया है कि बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 3 लाख रुपीस एंड द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज 2 लाख रुपीस। वो क्वेश्चन में दिया है एंड क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि वी लिमिटेड जो फॉलो कर रहा है ना वो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा है, मतलब वो कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं कर रहा है। ओके डन। याद करो कि अगर मैं रिवैल्यूएशन फॉलो करूं तो मैं जब प्रोविजन की एंट्री करूंगा तब असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन नहीं कर सकता। रीजन, असेट में तो कहने से मैं जब मैक्सिमम रिवैल्यूएशन करता हूं तो अप टू द रिकवरेबल अमाउंट किया ही होगा। अगर प्रोविजन का अमाउंट मैं फिर से असेट में ही कैपिटलाइज करूं तो कहने से वो अमाउंट मेरी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो गई, तो वो तो अलाउड है नहीं। कहने से रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो आप इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करते हो। मतलब आपको जो भी रिवैल्यूएशन करना है, जो भी प्रोविजन करना है, वो एडजस्ट किसके सामने करना पड़े तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के सामने ही करना पड़े। कॉस्ट मॉडल में जब मैं प्रोविजन करता था तब मैं एंट्री करता था असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, बट जब रिवैल्यूएशन मॉडल में मैं जब आपका प्रोविजन बनाऊंगा तब एंट्री करूंगा रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। वो पहले पता होना चाहिए कि जब मैं प्रोविजन बनाता हूं तब क्या एंट्री होता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। उसका भी मैंने लॉजिक बोला, मैं असेट अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि मैं असेट अकाउंट डेबिट करूं तो वो मेरा बैलेंस रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा चला जाएगा ना, वो तो अलाउड है ही नहीं क्योंकि आपका इंपेयरमेंट लॉस आने वाला है। ओके डन। फर्स्ट बोला है आपको कि वी लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट टोटल डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 2,50,000। देखो
ये आपने प्रोविजन ऑलरेडी 3 लाख का बनाया है, ये 3 लाख का, अब आपको 3 लाख नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2,50,000 चाहिए, मतलब आपको प्रोविजन क्या चाहिए, तो क्या कम चाहिए। याद करो जब मैंने प्रोविजन बनाया था तब मैं एंट्री करता था रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, जब मैं प्रोविजन को रिवर्स करूं तब एंट्री करूंगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व, मतलब मैं प्रोविजन अकाउंट डेबिट करूं तो प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा 50,000 से, मतलब प्रोविजन का मेरा बैलेंस बचेगा 2,50,000, एंड रिवोल्यूशन रिजर्व क्रेडिट करूं तो रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस बढ़ेगा, एंड रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस कितने से बढ़ेगा, तो 50,000 से, मतलब कहने से यहां पे ये मेरा बैलेंस कितना हो गया 2,50,000। प्रॉब्लम कब होने वाला है, आपका प्रोविजन इतने सारा कम हो जाए कि सामने आपका रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस असेट के बैलेंस से भी ज्यादा हो। फिर से बोल रहा हूं, प्रॉब्लम कब आने वाला है, आपका प्रोविजन इतना सारा कम हो जाए कि आपका रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस आपका असेट के बैलेंस से भी ज्यादा हो जाए। वैसा भी क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन आपको दिया है कि वी लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट, अच्छा यहां पे पहले आपको एंट्री समझा दो, इसके लिए मैंने एंट्री क्या किया, तो प्रोविजन मेरा कम हो रहा था, प्रोविजन कम हो रहा था तो मुझे प्रोविजन डेबिट करना पड़ा, मतलब मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितना, तो क्या 50,000 टू रिवोल्यूशन रिजर्व, मतलब मैंने रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस इंक्रीज किया 50,000 का। सेकंड सिचुएशन में बोला है कि वी लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट टोटल डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज 5,75,000। देखो आपका पहले प्रोविजन कितने का था, 3 लाख का, अब आप बोल रहे हो कि आपको 3 लाख नहीं चाहिए, आपको कितना चाहिए, तो 5,75,000 चाहिए, मतलब कितने से ज्यादा चाहिए, तो 2,75,000 से ज्यादा चाहिए। डन, 2,75,000 से ज्यादा चाहिए। रिवोल्यूशन मॉडल में मैं अगर कोई भी प्रोविजन बनाता हूं तो एंट्री करता हूं, क्या एंट्री करता हूं, तो रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करने के लिए मुझे यह चेक करना पड़े कि रिवोल्यूशन रिजर्व का मेरा बैलेंस यहां पे कितना है, तो 2 लाख का है, मुझे वो बैलेंस कहां तक लेके जाना है, मेरा प्रोविजन का बैलेंस 3 लाख का था, उसको 5,75,000 तक लेके जाना है, मतलब मेरा बैलेंस कितने से इंक्रीज करना पड़े, तो 2,75,000 से इंक्रीज करना पड़े। अब एक्चुअली सब कुछ डेबिट करने वाले थे रिवोल्यूशन रिजर्व में, बट चेक करो आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस सिर्फ 2 लाख है, आपको इंक्रीज कितना करना है, 2,75,000। तो पता चलना चाहिए जो डिफरेंस का 75,000 है ना, वो 75,000 में कहां पे डालूंगा, तो मैं 75,000 डालूंगा कहां पे, तो पीएनएल में, मतलब मैं रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस सिर्फ 2 लाख ही कम कर सकता हूं, तो ये मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा। पर प्रोविजन में मुझे 2,75,000 से बढ़ाना वो कंपलसरी है, मतलब ये मेरा बैलेंस 5,75,000 हो जाएगा। मैं एंट्री करूंगा रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्चुअली 2,75,000 करता है, पर मेरे पास बैलेंस सिर्फ कितना है, 2 लाख है, तो उतना ही डेबिट कर सकता हूं। रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट आपका 75,000 टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2,75,000, एंड आपके पास बैलेंस कितना हो जाएगा, 5,75,000। फिर से बोल रहा हूं, रिवोल्यूशन में अगर कोई भी आप प्रोविजन बनाते हो तो एंट्री करते हो रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, जब प्रोविजन रिवर्स करोगे तब एंट्री करोगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। आपके पास प्रोविजन फर्स्ट केस में 3 लाख का था, रिवोल्यूशन रिजर्व 2 लाख का था, सामने प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख का था। अभी भी बोल रहा हूं रिवोल्यूशन रिजर्व में आपकी कोई भी एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना भी इंक्रीज होने वाला था आपने ऑलरेडी कर ही दिया होगा। फर्स्ट केस में आपको बोला है कि आपकी टोटल डिसमेंटलिंग कॉस्ट सिर्फ 2,50,000 होने वाली है, आपने ऑलरेडी 3 लाख का प्रोविजन बना दिया है, तो 50,000 से कम करना है। जब प्रोविजन बनाया था तब एंट्री किया जाए रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, जब प्रोविजन रिवर्स करूं तब एंट्री करूंगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। चलो मैं एंट्री करता हूं, प्रोविजन अकाउंट डेबिट करूं तो प्रोविजन का बैलेंस कम हो जाएगा, तो रिवोल्यूशन रिजर्व ऐड करूंगा, यहां पे 2,50,000 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कब होने वाला है कि आपका रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस असेट के बैलेंस के सामने इंक्रीज ना हो जाए। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट केस में आएगा। मतलब मैंने एंट्री किया प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिवोल्यूशन रिजर्व 50,000। सेकंड सिचुएशन में आपको ये बोला था कि आपकी टोटल डिसमेंटलिंग कॉस्ट 5,75,000 होने वाली है, मतलब ये 3 लाख का बैलेंस था, उसको मुझे इंक्रीज करके 5,75,000 करना था, मतलब मुझे प्रोविजन 2,75,000 से इंक्रीज करना था। मैं नॉर्मल एंट्री करता हूं रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट 2,75,000, पर चेक करो आपके पास सिर्फ रिवोल्यूशन रिजर्व में बैलेंस सिर्फ 2 लाख का है, तो मैं उसमें डेबिट कर सकता हूं सिर्फ 2 लाख, मतलब एंट्री करूंगा रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 लाख, पीएनएल अकाउंट डेबिट 75,000 टू प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट 2,75,000। एक एग्जांपल चेक कर दे, वहां पे ऐसा कुछ दिया है कि वी लिमिटेड हैज अ बुक वैल्यू ऑफ असेट एज ऑन 1st April 2016 is 10 lakh. On that date they decided for upward revaluation by 20%.
and we limited follows a policy that difference between depreciation based on the revalued carrying amount and the depreciation based on the original cost transferred to revenue reserve from revaluation reserve. We limited follows straight line method for depreciation and the remaining useful life of the asset is 10 years as on 1st April 2016. On 1st April 2019, books of accounts of V Limited shows the balance of the provision for dismantling cost is 8,50,000. And on 1st April 2019, V Limited estimates that total dismantling cost is rupees 1 lakh. Pass necessary journal entry for change in estimate. अगर पता चले तो आपको जो डेटा दिया है ना वो 1st April 16 वाला दिया है, मुझे उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 1st April 2019 में. और 1st April 2016 को आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, एंड अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन करो तो हम एंट्री करते हैं, क्या करते हैं तो क्या असेट अकाउंट डेबिट कितने परसेंट से अपवर्ड कर रहा हो तो क्या 20% से, मतलब एंट्री करूंगा असेट अकाउंट डेबिट 2 लाख, तो मेरा असेट का बैलेंस यहां पे हो जाएगा 12 लाख का. ये कब का बैलेंस हो गया तो क्या 1st April 2016. सामने मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व 1st April 2016 को कितना हो जाएगा तो क्या 2 लाख हो जाएगा. 3 साल के बाद आपका जो भी प्रोविजन था वो प्रोविजन का आपका एस्टिमेट चेंज हो रहा है. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा ही है कि आपका जो भी रेवल्यूड फिगर पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन आया, एंड अगर आपने रेवल्यूशन नहीं किया तो कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन आया वो दोनों का डिफरेंस आप किसके सामने एडजस्ट करते हो तो रेवल्यूशन रिजर्व का सामने एडजस्ट करते हो, तो वो मुझे भी करना है. क्वेश्चन में बोला है कि 12 लाख रुपीज योर डेप्रिसिएबल अमाउंट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं बोला है, कंपनी एसएलएम फॉलो कर रहा है, तो कहना है पर एनम माय डेप्रिसिएशन इज 1,20,000. ये एस्टिमेट कब चेंज हो रहा है तो 1st April 2019 को, मतलब 3 साल के बाद. तो कहने से मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 साल का कितना तो 3,60,000. कैसे आया तो 1,20,000 इज पर एनम, 3 साल तो 3,60,000. तो कहना है 1st April 2019 को इसका मेरे पास बैलेंस बचेगा 8,40,000 का. यहां तक रेडी. सेकंड थिंग, क्वेश्चन में मुझे 2 लाख है, वो 2 लाख अगर ये मैं रिवॉल्यूशन नहीं करता तो कहने से मेरे पास असेट का बैलेंस 10 लाख का होता, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स, तो कहने से मैं पर एनम डेप्रिसिएशन इज 1 लाख, बट रिवॉल्यूशन किया इसकी वजह से मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया था तो 1,20,000. तो कहना है ड्यू टू रिवॉल्यूशन ज्यादा कितना आया तो 20,000, वो मुझे किसके सामने एडजस्ट करना है तो रिवॉल्यूशन रिजर्व के सामने. तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना तो हर एक साल 20,000, वैसे 3 साल, तो कहने से ये मेरा बैलेंस कितना हो गया 60,000 का. इन 1st April 2019 को आपके पास रिवॉल्यूशन रिजर्व का बैलेंस बचेगा 1,40,000 का. सेकंड चीज आपको बताया है कि प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का बैलेंस 1st April 2019 को आपके पास 8,50,000 है. अब देखो अगर पता चले तो मैंने पूरी 2016 वाली बैलेंस शीट को कन्वर्ट कहां पे कर दिया तो 2019 में मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब मेरे लिए क्वेश्चन नॉर्मल है. अच्छा, ये 1st April 2019 को आपका एक एस्टिमेट चेंज हो रहा है, वो एस्टिमेट क्या चेंज हो रहा है कि आपका जो ये 8,50,000 वाला बैलेंस है वो आपका सिर्फ कितना हो रहा है तो 1 लाख हो रहा है. मतलब कहने से प्रोविजन मेरा 7,50,000 से कम हो रहा है. रिवॉल्यूशन रिजर्व में अगर मैं कोई भी प्रोविजन बनाऊं तो एंट्री करता हूं कि रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट. तो कहना है जब मैं प्रोविजन रिवर्स करूं तो मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट. चलो मैं करता हूं. प्रोविजन अकाउंट डेबिट कितना करना है तो 7,50,000 से, मतलब मैं प्रोविजन अकाउंट डेबिट करूं तो प्रोविजन का बैलेंस रिड्यूस होगा, मतलब ये 7,50,000. तो यहां पे मेरे पास ये बैलेंस कितना बच जाएगा तो 1 लाख बच जाएगा. पर कहना है प्लस यहां पे मैं एडिशन करूं 7,50,000 तो कहना है यहां पे आपका बैलेंस कितना हो जाएगा तो 8,90,000 हो जाएगा. एक्चुअली प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है समझो. आपका ये एसेट का बैलेंस कितना बचा तो 8,40,000 बचा. अगर पता चले तो 10 साल यूजफुल लाइफ थी, उसमें से 3 साल चले गए, मतलब बचे कितने तो 7 साल बचा. ये 8,40,000 डिवाइडेड बाय 7 इयर्स करोगे तो कहना पर एनम नेक्स्ट ईयर से आप डेप्रिसिएशन कितना करोगे तो 1,20,000 करोगे. मतलब कहने से मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया, बट सामने मेरा रिवॉल्यूशन रिजर्व का बैलेंस कितना हो गया 8,90,000 हो गया. अगर ये 8,90,000 डिवाइडेड बाय मैं 7 करो तो 8,90,000 डिवाइडेड बाय 7 इयर्स. ओके, तो आपका यहां पे बैलेंस आएगा 1,27,143. मान लो 2 मिनट के लिए कि मैं रिवॉल्यूशन रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व में एडजस्ट नहीं कर दो, पीएनएल में क्रेडिट कर दो, तो कैसा होगा. नेक्स्ट ईयर से आपका डेप्रिसिएशन 1,20,000,
एंड आपने क्रेडिट किया कितना पीएनएल में 1,27,143, मतलब फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज एन इनकम। वो चलेगा नहीं चलेगा? तो क्या नहीं चलेगा? कहने से मैं सिंपल बोलूं, अगर ये 1,20,000 डेबिट करते हो तो सामने मैक्सिमम क्रेडिट भी कितना होना चाहिए? 1,20,000 होना चाहिए, उनसे ज्यादा होना नहीं चाहिए। उसके लिए अगर पता चले तो एक लाइन बोल रहा हूं, हाँ के ना बोलना, अगर ये रिवोल्यूशन का ये असेट का बैलेंस अगर 8,40,000 है, सामने रिवोल्यूशन का बैलेंस भी 8,40,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये असेट का बैलेंस अगर 1 अप्रैल 2019 को अगर 8,40,000 है तो सामने रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस भी 8,40,000 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। मुझे प्रोविजन एक्चुअली रिड्यूस कितने से करना है? 750। तो मैं रिवोल्यूशन रिजर्व में पूरा 750 क्रेडिट नहीं कर सकता, मुझे रिवोल्यूशन रिजर्व में सिर्फ 7 लाख की क्रेडिट करना पड़े, तो ये मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा? 8,40,000। मैं सिंपल एंट्री बताऊं तो ये 750 आपको रिड्यूस करना था, मतलब एंट्री करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितना? तो क्या 7,50,000 टू रिवोल्यूशन रिजर्व, मतलब रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस 840 करना है, तो मैं उसमें 7 लाख से ज्यादा क्रेडिट नहीं कर सकता। तो क्या टू रिवोल्यूशन रिजर्व दैट इज 7 लाख एंड टू बाकी का ऊपर का 50,000 रुपए कहां पे डाल देना पड़े? तो क्या पीएनएल में डाल देना पड़े। पूरा क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 अप्रैल 16 को 10 लाख का बैलेंस था, उसका आपने अपर रिवोल्यूशन का 20%, तो मैं एंट्री करा असेट अकाउंट डेबिट और रिवोल्यूशन रिजर्व। 10 साल यूजफुल लाइफ थी, तो मुझे पर एनम माय डेप्रिसिएशन इज 1,20,000। 3 साल तक आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया होगा 3,60,000, तो यहां पे बैलेंस बचेगा 840। ये 2 लाख में से 20,000 जो एडिशनल डेप्रिसिएशन आया वो 3 साल के लिए 60,000 एडजस्ट करोगे तो यहां पे बैलेंस बचेगा 140। 1 अप्रैल 2019 को आपको बोला गया प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का बैलेंस 8,50,000 था एंड आपका एस्टिमेट चेंज होके वो कितना हो रहा है? 1 लाख। रिवोल्यूशन मॉडल में अगर कोई भी प्रोविजन बनाते हो तो एंट्री करते हो रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। जब मुझे प्रोविजन रिवर्स करना है तो मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। पर मैं प्रोविजन अकाउंट डेबिट एक्चुअली 7,50,000 कर रहा था, अगर मैं रिवोल्यूशन रिजर्व में पूरा 750 डाल देता तो यहां पे मेरा बैलेंस कितना आ जाता? 890 आ जाता। तो फ्यूचर में आप 840 डिवाइडेड बाय 7 करके 1,20,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, बट रेवेन्यू रिजर्व में क्रेडिट कितना करते थे? 1,27,140। कहना से वो क्रेडिट 120 से ज्यादा होना नहीं होना चाहिए। तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि असेट का बैलेंस अगर 840 है तो रिवोल्यूशन का भी बैलेंस 8,40,000 से बढ़ना नहीं चाहिए। तो सिंपल मैं पूरा रिवोल्यूशन रिजर्व में 7,50,000 नहीं डाल सकता, मुझे 7 लाख ही डालना है। बाकी के 50,000 रुपए मुझे कहां पे करने पड़ेंगे? तो पीएनएल में ही डालने पड़ेंगे। सिंपल एंट्री हो गई मेरे लिए। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू रिवोल्यूशन रिजर्व 7 लाख टू पीएनएल अकाउंट 50,000। अब असेट रिटायर करो या डिस्पोज करो, तो सिंपल असेट रिटायर करो या डिस्पोज करो तो जो भी प्रॉफिट आए वो आपको पीएनएल में डालना है। पर एक एसएन बोल रहा है कि आप डेप्रिसिएशन कहां तक चार्ज करोगे? तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है आइदर असेट को सेल कर दो और असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल विच एवर इज अर्लियर। फिर से बोल रहा हूं, आइदर असेट को सेल कर दो या असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल विच एवर इज अर्लियर। सर असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल मतलब व्हाट? कहना से अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया कि आपको ये असेट सेल करना ही है, वो कंफर्म है, बट इट मे बी पॉसिबल है कि आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, वहां तक बैलेंस शीट डेट आ गई बट अभी तक वो सेल हुआ नहीं है, तो उस असेट को हम क्या बोलेंगे? असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल। ये ओल्ड एज 10 में भी था, तो मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। सेकंड, अगर कोई भी असेट सेल, अगर आपकी कोई भी असेट क्लासिफाई करते हो असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, तो उसकी आप वैल्यूएशन करोगे कौन से बेसिस पे? तो क्या बुक वैल्यू, मतलब आपके पास जो भी WDV है वो, और NRV विच एवर इज लोअर के बेसिस में। फिर से बोल रहा हूं, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, आइदर असेट सेल कर दो या असेट क्लासिफाई करो हेल्ड फॉर डिस्पोजल विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे। मतलब ये दोनों में से कोई भी एक इवेंट अगर पहले होती है तो उसके बाद वो असेट आपको डेप्रिसिएशन नहीं गिनना है। सेकंड, असेट अगर आप कोई भी हेल्ड फॉर डिस्पोजल के लिए क्लासिफाई करते हो तो वो आपको आपकी बुक में असेट डिस्क्लोज करना है कौन सी अमाउंट से? तो क्या बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस, और एनआरवी मतलब व्हाट? अगर आज का अगर मैं जाके असेट मार्केट में जाकर सेल कर दूं तो मुझे कितने रुपए मिलने वाला है? विच एवर इज लोअर के हिसाब से। मान लो अगर आपकी बुक वैल्यू आज 100 रुपए है, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि आपकी एनआरवी 80 रुपीज है, इवन दो आपने असेट को सेल नहीं किया, फ्यूचर में सेल करने वाले हो, तो भी ये 20 रुपीज का लॉस इमीडिएटली पीएनएल में चार्ज कर दोगे, राइट? इसको बोलते हैं मेरा सिंपल मैं डेप्रिसिएशन कहां तक कैलकुलेट करूंगा? तो विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे। सेकंड थिंग, मुझे 3 स्पेशल केस करवाना है कि उस सिचुएशन में आप असेट कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे। तो फर्स्ट केस इज हायर परचेस।
हायर परचेस में अगर याद है तो आप हायर परचेस में क्या करते हो, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हो। मतलब सिंपल बोलूं तो अगर 100 रुपए की चीज के लिए अगर आप 120 रुपए दे रहे हो तो पता चलना चाहिए कि जो मैंने 20 रुपए ज्यादा दिए वो किसकी वजह से दिए, तो 20 रुपए ज्यादा दिए वो इंटरेस्ट की वजह से दिए। सिंपल मैं बोलूं हायर परचेस में असेट कौन सी प्राइस से रिकॉर्ड करोगे, 100 के 120, तो 100 हायर परचेस में मुझे ऑलवेज रिकॉर्ड करना है कैश प्राइस के बेसिस पे। सिंपल मुझे इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं करना है। लॉजिकल देखो तो A16 के हिसाब से वो आपकी क्वालिफाइंग असेट ही नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग असेट की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि क्वालिफाइंग असेट मींस एनी असेट व्हिच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम फॉर परचेस, फॉर प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन। एंड वहां पे वो भी बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल पीरियड, तो कि 12 मंथ्स और मोर। यहां पे आपको परचेस करने में 12 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अपेरेंटली चेक करो तो वो क्वालिफाइंग असेट नहीं है। अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं है तो A16 के हिसाब से उसका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज, कहना से हम कोई भी अगर असेट परचेस करते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों साथ में आएगा। मान लो हमने वो NS3 परचेस कर लिया, अगर NS3 हम परचेस करें तो कहने से हमने NS3 के लिए अगर हमने टोटल 5 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, अगर 5 करोड़ रुपए का पेमेंट किया तो अगर पता चलना चाहिए मैंने थोड़ा लैंड के लिए किया, थोड़ा मैंने बिल्डिंग के लिए किया। हम छोटे से तब से सिखाया है कि लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल असेट। तो मैं क्या करूं, ये पूरे 5 करोड़ बिल्डिंग में डाल दूं तो भी कहने से मैं कुछ गलत प्रेजेंटेशन करूं, ये 5 करोड़ पूरे लैंड में डाल दूं तो भी मैं कुछ गलत प्रेजेंटेशन करूं। AS10 ऐसा बोल रहा है, इफ एनी टू असेट्स आर परचेस्ड विद अ कंसोलिडेटेड प्राइस, तब आपको वैल्यूअर के पास वैल्यूएशन करवाना पड़े, वो जो बोले उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। फिर से बोल रहा हूं, इफ एनी टू असेट्स आर परचेज विद अ कंसोलिडेटेड प्राइस, तो आपको वैल्यूअर के पास वैल्यूएशन करवाना पड़े, वो रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़े। अब प्रॉब्लम ये है, इट मे बी पॉसिबल वो वैल्यूअर आपको ऐसा बोले कि लैंड के 3 करोड़ है, बिल्डिंग के 2 करोड़, तो प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री करोगे लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट 3 करोड़, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 करोड़, टू बैंक अकाउंट 5 करोड़। वेट में भी वैसा भी बोले कि लैंड के भी 2 करोड़ है, बिल्डिंग के भी 2 करोड़ है, तो भाई 1 करोड़ का मेरा लॉस है ना, वो प्रपोर्शन लेना है। प्रपोर्शन मतलब मैं क्या करूंगा, तो मैं एंट्री करूंगा लैंड अकाउंट डेबिट 2.5 करोड़, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2.5 करोड़, टू बैंक अकाउंट 5 करोड़। वो ऐसा भी बोले कि लैंड के 4 करोड़ है पर बिल्डिंग के 3 करोड़ है। सिंपल मुझे 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि 2 करोड़ का मेरा गेन है, वो जो बोले उसके रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, एंट्री करोगे। मैंने 2 स्पेशल केस लिया। First is hire purchase. Second, if any two assets are purchased with a consolidated price and वो certified valuer के पास valuation करो, वो जो बोले उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो मैं सिचुएशन बोला वो सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग में हो सकता है, तो कहना बहुत सारी सिचुएशन में हो सकता है। मैं सिंपल बोलूं, मैंने जो NS3 परचेस किया था ना वो विथ फर्नीचर किया। कहना से एक्चुअली अपेरेंटली देखो तो मैंने 3 चीज के लिए पेमेंट किया। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज बिल्डिंग, थर्ड इज फर्नीचर। मान लो कि आपको बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिल रहा है 10%, अगर आपको फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मिल रहा है 15%, तो कहना से आपको ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए आप तो ऐसा ही बोलोगे, भाई मैंने बिल्डिंग परचेस नहीं किया, मैंने तो पूरे क्या किया, फर्नीचर ही परचेस किया। वैसा नहीं चलेगा। अगर इफ एनी अगर आपका डेप्रिसिएशन का रेट भी अलग अलग है तो भी ये प्रॉब्लम आने वाला है। सिंपल कोई भी अगर 2 असेट सिंगल कंसिडरेशन, मतलब इफ एनी 2 असेट्स आर परचेज विद अ कंसोलिडेटेड प्राइस, सर्टिफाइड वैल्यूअर के पास वैल्यूएशन करवाओगे, वो जो बोले उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। थर्ड, अगर आपकी कोई भी जॉइंटली हेल्ड असेट है, जॉइंटली हेल्ड असेट मतलब व्हाट, एक आपका सेल डीड है, उसमें एक्स एंड वाई दोनों का नाम है, इन दोनों ने 50-50% के शेयर लिखा है। बट अगर चेक करो तो पूरा अमाउंट अगर वो बिल्डिंग का 5 करोड़ रुपए था तो सिर्फ एक्स ने ही पेमेंट किया। मेरा क्वेश्चन इतना है कि वो दोनों अपनी बुक में एसेट दिखाएंगे कि सिर्फ एक्स अपनी बुक में एसेट दिखाएगा। तो सिंपल यहां पे मैं कंसीडर करूंगा मैं कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। नो डाउट लीगल डीड बोल रहा है कि दोनों का 50-50% है, बट अगर इवेंट को सब्सटेंस दो, मतलब इंपॉर्टेंस अगर इवेंट को दो, तो एक्चुअली रुपए किसने निकाले, एक्स नहीं निकाले। तो पूरे बिल्डिंग 5 करोड़ का कौन रिकॉर्ड करेगा, तो एक्स ही रिकॉर्ड करेगा। वो एंट्री करेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 करोड़। 3 स्पेशल केस फिर से बोल रहा हूं, हायर परचेस, कैश प्राइस, इफ एनी 2 assets are purchased with a consolidated price, सर्टिफाइड वैल्यूअर के पास वैल्यूएशन करो, वो जो बोले उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एंड अगर आपकी कोई भी जॉइंटली हेल्ड असेट है तो उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रो रेटा कॉस्ट के हिसाब से। मैंने जब AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टार्ट किया था ना, तब मैंने बोला था कि दिस न्यू AS10 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड AS10 दैट इज माय अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट प्लस ओल्ड AS6 दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। मैंने यहां तक का जो डिस्कशन किया ना वो ओल्ड AS10 का मतलब अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट का डिस्कशन किया। एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं डेप्रिसिएशन। मुझे पूछो तो उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही चेंज है। पहले याद करो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट सिस्टमैटिक अलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ टेंजिबल
टेंजिबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सिंपल बोलूं, कोई भी अगर टेंजिबल फिक्स असेट है उसकी अगर वैल्यू रिड्यूस हो तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कोई भी अगर इंटेंजिबल असेट अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस हो तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। वो टॉपिक अमोर्टाइजेशन वाला कवर होगा आपका AS26 में। मुझे यहाँ पे जो बताना है वो सिर्फ किसके लिए बताना है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल असेट के लिए बताना है। सेकंड चीज याद करवाओ, तो आपको ओल्ड AS6 ऐसा बोल रहा था कि आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आइदर SLM फॉलो करो, आइदर WDV फॉलो करो। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आपका नया AS10 बोल रहा है, नया AS10 ने कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, वो ऐसा बोल रहा है कि आपको जो सुटेबल लगे वो मेथड फॉलो करो, बट वो मेथड आपकी कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो अब एक प्रॉब्लम है, मुझे कहना चाहिए डेप्रिसिएशन के मेथड जितने भी है वो सब कुछ मेथड मुझे आना चाहिए। क्या क्या मेथड है? तो फर्स्ट इज आपकी SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। Second is your WDV, that is your written down value method. Third is sum of years digit method, जो हम CPD में करते थे। Fourth is production unit method. Fifth is annuity method. ये बहुत सारी डेप्रिसिएशन के मेथड है। अपेरेंटली पूछो तो आपको डेप्रिसिएशन का कोई सम नहीं पूछ सकते, बट आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। SLM मेथड सबको आता है। SLM मेथड फॉर्मूला क्या थी, तो क्या SLM की फॉर्मूला थी कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। उसके साथ में याद करवा दो, AS26 में हम कभी भी इंटेंजिबल असेट की एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नहीं लेते। वो ऑलवेज अगर कोई गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है तो ही लेस करने का, बट फॉर टेंजिबल फिक्स असेट वो तो ऑलवेज हमको लेस करना ही है। अगर पता चले तो कॉस्ट मेरे पास एक्चुअल रेडी होगी, जो हमने डिस्कस किया था कि परचेज प्राइस, एनी कॉस्ट इनकल ब्रिंगिंग द असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, एंड थर्ड इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू वो आपको एस्टिमेट करना है, एंड थर्ड यूजफुल लाइफ वो भी आपको एस्टिमेट करना है। WDV के फॉर्मूला बहुत लोग भूल गए होते हैं। WDV फॉर्मूला कुछ ऐसी थी कि R इज इक्वल टू 1 माइनस S अपॉन C रूट N इंटू 100। R इज नथिंग बट माई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, S is nothing but scrap value of the asset, C is nothing but cost of the asset, N is nothing but useful life, and अगर into 100 करोगे तो आपको परसेंटेज टर्म्स में मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम ये रूट निकालना है आपको। अगर आपके असेट की यूजफुल लाइफ 2, 4, 8, 16, 32 है तो आराम से कैलकुलेशन में कर पाओगे, बट अगर वैसा नहीं है तो आपको वो ट्रायल एंड एरर मेथड से करना पड़ेगा। एंड अगर वो ट्रायल एंड एरर को करो तो मैं आपको फॉर्मूला और आपको इजी करके दे रहा हूं। तो आपकी फॉर्मूला ये कर दो, 1 माइनस R अपॉन 100 रेस टू N इज इक्वल टू S अपॉन C। कहने से ये R को सिर्फ चेंज करते रहो, मतलब R आप एस्टिमेट करते रहो। अगर R 10% है, बाकी सब कुछ आपके पास क्वेश्चन में रेडी होगा। यूजफुल लाइफ भी रेडी होगा, स्क्रैप वैल्यू भी रेडी होगा, कॉस्ट भी रेडी होगा। R 10% से करो तो कहने से कुछ आपको फिगर मिलेगी, R अज्यूम करो 12% से करो तो कुछ आपको फिगर मिलेगी। दोनों को अगर आप सिंपल वो करते हो ना, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन, वो करो तो आपको डायरेक्टली डेप्रिसिएशन का रेट मिल जाएगा। थर्ड इज सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, ये CPD में आता था। उसके लिए हम करते थे कि स्टेप 1 करते थे। स्टेप 1 किसके लिए करते थे, तो कि सम ऑफ इयर्स डिजिट के लिए। उसकी कुछ फॉर्मूला आपको ऐसा सिखाया था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर मेरी यूजफुल लाइफ 10 साल है तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, तो योर आंसर इज 55। ये कुछ नहीं है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। बट एक फॉर्मूला आपको दे दिया। इट मे बी पॉसिबल अगर असेट की आपकी यूजफुल लाइफ 25, 30 ईयर्स है तो आपको डायरेक्टली इससे ही आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 आप करते थे, तो स्टेप 2 करते थे तो डेप्रिसिएशन रेट के लिए। इन उसके लिए कुछ फॉर्मूला ऐसी थी कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ इयर्स डिजिट इनटू 100। फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला ऐसी थी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ इयर्स डिजिट इनटू 100। यहां पे कॉमन मिस्टेक होने के चांसेस है, दैट इज अगर आपकी 10 साल की यूजफुल लाइफ है, अगर आप फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 लोगे कि 9 लोगे, तो 10 लेना है, क्योंकि अभी भी आपने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया नहीं है। मतलब फर्स्ट ईयर का करो तब 10 लोगे, सेकंड ईयर का करो तब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी लोगे, 9 लोगे, थर्ड ईयर का करो तो 8 लोगे। अगर पता चले ना ये कुछ याद नहीं रखना है, तो आप डेप्रिशिएबल अमाउंट को, अगर आपकी यूजफुल लाइफ 10 साल है तो आप सिंपल एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। कौन से रेशियो में, दैट इज 10:9:8:1 के रेशियो में। पता चले तो फिर से बोल रहा हूं, ये आप कुछ नहीं करते हो, आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट को 10:9:8:7:6 कंटिन्यू करके 1 तक के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। पर अगर यस कोई अगर बड़ा है तो कंपलसरी आपको फॉर्मूला करना ही पड़ेगा। थर्ड स्टेप इज योर डेप्रिसिएशन, एंड वो डेप्रिसिएशन कितना है, तो कि आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू आपका डेप्रिसिएशन रेट।
मैं जब बोल रहा हूं डेप्रिशिएबल अमाउंट, इट इज नथिंग बट माय कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। याद करो अब जब WDV होता है ना, वहां पे डायरेक्टली कॉस्ट पे ही आप WDV का रेट अप्लाई करते हो। यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पे आपको इसका रेट अप्लाई करना है। फोर्थ इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। तो क्या आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। फिर से बोल रहा हूं, डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। मान लो 10 लाख की कॉस्ट थी, 1 लाख की यूजफुल लाइफ थी, तो व्हाट इज माय डेप्रिशिएबल अमाउंट? दैट इज 9 लाख। एक्चुअल प्रोडक्शन में अगर इस बार का करंट ईयर में मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो मान लो मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बट मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि असर 10 साल चलेगी और उसमें से मैं 1 लाख का प्रोडक्शन करूंगा, तो 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख इनटू 9 लाख, तो माय डेप्रिसिएशन इज 90,000। एन एन्युइटी मेथड जो आप टाइम वैल्यू मनी में करते हो, राइट, 10 साल की यूजफुल लाइफ है, 10% आपका डिस्काउंटिंग रेट है, तो आपको एन्युइटी का रेट मिल जाएगा, इन उनसे कर लो। पहले ये 6 बोल रहा था, सिर्फ 2 ही मेथड, दैट इज SLM एंड WDV। अब आपको बोला है आपको जो मेथड फॉलो करना है करो, बट वो मेथड आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। फ्रेंड्स याद करो, हम अगर कोई भी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड करते थे ना, तो उसको बोलते थे इट इज नथिंग बट माय चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में सिर्फ 3 ही सिचुएशन में कर सकता था। फर्स्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, second is required by AS, and third is for the better preparation and presentation of financial statement। मैं याद करो, अगर कोई भी आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती थी तो उसके 2 पार्ट करते थे हम। अगर वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर डेप्रिसिएशन के लिए थी, मतलब अगर आप SLM से WDV में जा रहे थे, WDV में से SLM में जा रहे थे, तो अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते थे। याद करो, जिस दिन असेट परचेस किया उस दिन से जिस दिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो उसके ओल्ड मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन, जिस दिन असेट परचेस किया, जिस दिन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो उसके हिसाब से न्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन। एंड दोनों का डिफरेंस को बोलते थे दिस इज नथिंग बट माय प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड बाकी सबके लिए अगर कोई भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते थे तो अब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही देते थे। लाइक मैं याद करो, फीफो टू वेटेड एवरेज, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते थे ना, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही देते थे। सेकंड थिंग, अगर कोई भी अब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करते थे तो उसके लिए भी क्या देते थे, तो क्या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही देते थे, उसके लिए अब कुछ अलग नहीं करते थे। सिर्फ एक ही चीज पे मैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता था, दैट इज नथिंग बट माय चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल रहा है कि चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड is not considered as change in accounting policy, it is considered as change in accounting estimate as per AS5। फिर से बोल रहा हूं, as per AS10 property plant and equipment, change in depreciation method is not considered as change in accounting policy, it is considered as change in accounting estimate as per AS5। मतलब मैं पूरा अकाउंट्स में एक चीज के लिए जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता था वो भी अब मुझे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है। अगर मैं चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड करूं तो भी मुझे क्या करना है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही देना है। एक एग्जांपल बताओ आपको, मान लो कि 1 अप्रैल 2016 को आपके पास 100 रुपए की असेट थी, आपके पास यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट था, तो वो कितना था, तो क्या 10 इयर्स था। आपने 1 अप्रैल 2019 को SLM से WDV में जा रहे थे। मैं ओल्ड के हिसाब से पहले बताऊं, अब क्या करते थे, तो कहना है ओल्ड के हिसाब से मैं पहले कौन सी फॉलो करता था, तो मैं ओल्ड मेथड फॉलो करता था SLM। हाँ, 100 रुपए की असेट, 10 रुपए का, सॉरी 10 साल की यूजफुल लाइफ, तो कहना है पर एनम माय डेप्रिसिएशन इज 10। 3 साल के बाद चेंज कर रहा था, तो कहना है SLM में मैंने आज तक 30 का डेप्रिसिएशन कर दिया, दैट इज माय ओल्ड AS6 के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अच्छा, नए मेथड के हिसाब से अब मैं WDV में जा रहा हूं, एंड मान लो कि WDV का रेट भी 10% है, तो कहना है 100 रुपए का आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज का डेप्रिसिएशन, मतलब 90 आया। 90 पे और 10 रुपए का प्रोवाइड करोगे तो 10% प्रोवाइड करोगे, तो कहना है आपका डेप्रिसिएशन आएगा 9, मतलब 10 + 9 दैट इज 19। थर्ड ईयर के लिए प्रोवाइड करोगे तो आपके पास WDV बचा 81 का, तो 81 का 10% मतलब 8.1 का, तो कितना हुआ 10 + 9 19, 19 + 8.1 मतलब आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा 27.1 का,
राइट। ये 27.1 आया एंड कैन आई से आप बोलते थे कि दिस इज नथिंग बट माय एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज। तो ये डिफरेंस 30 एंड 27.1 का क्या करते थे, तो पीएनएल में क्रेडिट कर देते थे। एंड अब क्या करते थे, तो नेक्स्ट ईयर जो भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते थे वो डायरेक्टली किस पे अप्लाई करते थे, तो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से जो भी आपका जो बत्ता था उस पर प्रोवाइड करते थे। ये कुछ करना ही नहीं है। अब डायरेक्टली क्या करना है, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से आपने आज तक क्या किया था, तो एसएलएम किया था। तो कहना है 1 अप्रैल 2019 को अगर मैं डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करूं तो देखो 1 अप्रैल 2019 को आपका कितना बैलेंस बचेगा। 100 रुपए की असेट थी, हर साल 10 रुपए का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, मतलब 30 रुपीज का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, तो आज उसका बैलेंस बचेगा 70। मान लो अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया है तो चैलेंज नहीं करने का। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 योर डेप्रिसिएशन इज डायरेक्टली 70 का 10% 7, कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं, जो बचा है वहां से प्रोस्पेक्टिव है। इट इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है, आपको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। सेकंड में एक एग्जांपल दूं, तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में वो ऑलरेडी आप पहले वही करते थे। मान लो कि आपके पास 100 रुपए की असेट है एंड आप बोल रहे हो कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल है, मतलब कहने से आपने पर एनम 10 रुपए का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, 4 साल तक आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, तो कहने से योर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आपने 40 का प्रोवाइड कर दिया। 100 रुपए की असेट थी, 40 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, तो कहने से आज उसके आपके पास उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी बची, 60 बची। याद करो टोटल यूजफुल लाइफ 10 थी, उसमें से 4 साल तक सब कुछ आपने कर दिया, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बचा कितना, 6। पर कहना चाहिए दिस चेन इज नथिंग बट माय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब मैं बोल रहा हूं कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 6 नहीं बचा, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना बचा, 4 बचा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट इज नथिंग बट माय चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एंड अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट करूं, जब मैं 4 लिखता हूं उसका मतलब मैंने क्या किया, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया एंड माय डेप्रिसिएशन इज 15। कहना ही से अगर ये एस्टिमेट चेंज नहीं किया होता तो मेरा डेप्रिसिएशन आता है 10 रुपए का, बट ये एस्टिमेट चेंज कर रहा हूं इसलिए मेरा डेप्रिसिएशन आ रहा है 15 रुपए का। कहना से प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कितना आया, 5 रुपए। एज पर AS5 उसको कहां पे दिखाओगे, इन द पीएनएल के ऑन द फेस ऑफ पीएनएल, इसको कहां पे डिस्क्लोज करना है, इन द पीएनएल में। फ्रेंड्स पेज नंबर 20 पे एक एग्जांपल दिया है, मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूं। एन आइटम ऑफ मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर 2 लाख। द WDV depreciation rate applicable to machinery was 15%. The WDV as on 31st March 2018 was 1,44,500. आपको कैलकुलेट करके ही दे दिया है। On 1st April 2018, the enterprise decided to change the method from WDV to SLM. मतलब कहना से मैं change in depreciation method कर रहा हूँ। The enterprise decided to write off the book value of 1,44,500. The remaining useful life of the machinery is 5 years. Out of the total is 7 years, 2 years have already elapsed. Comment whether the accounting treatment is correct. If not, give the accounting treatment with reason. Simple बोलूं, ये चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे। कोई भी आप पर रिजल्टेंट सरप्लस या डेफिशिएंसी आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। कहने से मैं दोनों मेथड को अगर कंपेयर ही नहीं कर रहा हूं तो मेरा कोई भी रिजल्टेंट सरप्लस या डेफिशिएंसी आने वाला नहीं है। तो आंसर में वही दिया है, देयर विल नो अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट सरप्लस और डेफिशिएंसी एज द चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड which considered as a change in accounting estimate and therefore such change should be accounted as a prospectively. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम है, तो कहना है आपको ट्रांजिशन प्रोविजन भी पढ़ने पड़ेंगे। ट्रांजिशन प्रोविजन मतलब व्हाट, जो मैं ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मैं ट्रीटमेंट करता था वो मुझे नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रेट्रोस्पेक्टिवली करने की या प्रोस्पेक्टिवली करने की, उसके लिए ट्रांजिशन प्रोविजन दिया। अगर मुझे पूछो तो ट्रांजिशन प्रोविजन ये आपके लिए सिर्फ अभी का काम का है, क्योंकि एक बार AS10 प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो गया, बाद में इसका कोई रेलेवेंट नहीं है। मैं ट्रांजिशन प्रोविजन बोल रहा हूं, 3 टोटल ट्रांजिशन प्रोविजन है। फर्स्ट आपको ऐसा दिया है, where an entity recorded an expense in profit and loss account which is eligible to be included in the cost of asset as per AS10, then it should be recorded retrospectively net of tax in the revenue reserve. सिंपल मैं बोलूं, हम कहने से वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन बनाते हैं। अगर आज तक मैं प्रोविजन बनाता था तो उसके एंट्री करता था पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, पर कहने से एज पर AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो आपका डिसमेंटलिंग कॉस्ट का एक्सपेंस है, वो एलिजिबल है कैपिटलाइज करने के लिए। तो कहना से फर्स्ट टाइम आया मतलब ट्रांजिशन प्रोविजन आएगा। वो लोग बोल रहे हैं कि उसके रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दे रहे हैं। मैं याद करवाऊं, आप एंट्री करा था जब प्रोविजन बनाया था तब पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, क्लियर, मतलब प्रोविजन तो बना दिया,
पर कहना चाहिए जो मैंने पास में जो पीएनएल अकाउंट डेबिट किया था वो गलत है। अब एज पर नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो असेट में कैपिटलाइज होना चाहिए। वो लोग बोल रहे हैं आपको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पता चलना चाहिए अगर ये असेट मैंने 5 साल पहले किया है तो मुझे उसकी इफेक्ट आज नहीं देना है, 5 साल पहले देना है। अगर कहने से वो असेट को मैंने 5 साल पहले कैपिटलाइज किया होगा तो उस पर ये 5 साल का डेप्रेशन भी हुआ होगा। सिंपल मैं बोलूं, ये पीएनएल अकाउंट डेबिट 100 रुपए का मैंने बनाया था, प्रोविजन भी 100 रुपए का बनाया था। मान लो असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल थी, अगर असेट की यूजफुल लाइफ 10 साल थी तो मैंने उसमें से 5 साल के बाद ये सब कुछ कर रहा हूं। कंपनी अगर एसएलएम फॉलो करे, कंपनी अगर एसएलएम फॉलो कराए तो कहना चाहिए 100 रुपए अगर मैं 5 साल पहले कैपिटलाइज करता तो उसकी आज की वैल्यू तो असेट में कितनी होती, 50 रुपए की होती। वो लोग बोल रहे हैं उसकी रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना है। सेकंड थिंग नेट ऑफ टैक्स की देना है। अगर मैं टैक्स को 2 मिनट के लिए इग्नोर करूं तो मैं कहना चाहिए मुझे कैपिटलाइज करना चाहिए, वो मैं कब करूंगा, आज करूंगा कि 5 साल पहले करना है तो आज, पर प्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली तो क्या रेट्रोस्पेक्टिवली मैं एंट्री क्या करूंगा तो क्या असेट अकाउंट डेबिट 2 कैन आई सी एक्सपेंस जो मैंने गलती से रिकॉर्ड किया था वो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। वो लोग बोल रहे हैं करंट ईयर के पीएनएल में मत क्रेडिट करो, उसको कहां पे क्रेडिट करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। कहना से कितने रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। फिर से बोल रहा हूं 100 रुपए का मैंने प्रोविजन बनाया था जब असेट परचेस किया था, तब 5 साल पहले असेट परचेस किया था, उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स थी, कंपनी एसएलएम फॉलो कर रहा है। अगर ये 100 रुपए का एक्सपेंस मैंने अगर 5 साल पहले कैपिटलाइज किया होता तो उस पर आज तक 50 रुपए का डेप्रेशन कंपनी ने प्रोवाइड किया होता। उसकी आज की वैल्यू कितनी होती तो 50 रुपए। मैं कैपिटलाइज असेट में आज पूरे 100 रुपए नहीं करूंगा, मैं असेट सिर्फ कैपिटलाइज करूंगा 50 रुपए। अगर पता चले तो मैं यहाँ पे डेप्रेशन को इग्नोर कर रहा हूं, वरना एक्चुअली आप डेप्रेशन अगर डालोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलने वाला है। सॉरी, मैं टैक्स को इग्नोर कर रहा हूं, अगर टैक्स डेप्रेशन डालोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। मैं एंट्री करूंगा असेट अकाउंट डेबिट 2, एक्चुअली पीएनएल होना चाहिए, पर वो लोग बोल रहे हैं करंट ईयर के पीएनएल में मत डालो, उसको कंपलसरी आपको कहां पे एडजस्ट करना है, रेवेन्यू रिजर्व। फर्स्ट मैंने बोला कोई भी अगर आपको वो डिस्मेंटलिंग कॉस्ट वाला है जो एलिजिबल है कैपिटलाइजेशन के लिए, उसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, उसके प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं देना है। सेकंड आपको बोला है द रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ आइटम ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ द असेट शुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। याद करो, कोई भी अगर हम असेट एक्सचेंज करते थे ना तो उसके लिए हमारा प्रोविजन क्या था, तो एक बेसिक रूल था, इफ एनी 2 assets are exchanged then asset should be recorded at fair value of the asset given or a fair value of the asset taken, whichever is more clearly evident। हम 2 सिचुएशन में उसका एक्सेप्शनल रूल एप्लीकेबल करते थे। कौन सी 2 सिचुएशन में, अगर ट्रांजैक्शन का कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, अगर फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन एंड टेकन अवेलेबल नहीं है तो हम एक्सेप्शनल रूल अप्लाई करते थे। एंड वो एक्सेप्शनल रूल में क्या था, तो आपको असेट रिकॉर्ड करना था कि बुक वैल्यू ऑफ द असेट गिवन लेस कैश रिसीव्ड इफ एनी से। वो कहना चाहिए इट मे बी पॉसिबल, मैंने उस ये जब AS 10 आया उससे पहले भी कुछ मैंने असेट एक्सचेंज किया है। वो लोग बोल रहे हैं जो पहले किया था वो ओल्ड AS 10 के हिसाब से करो, अब जो कर रहे हो उसके लिए आपको ये रूल अप्लाई करना है। मतलब इसकी इफेक्ट मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देना है, उसकी इफेक्ट मुझे प्रोस्पेक्टिवली देना है। एंड थर्ड, द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल शुड बी अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली। मैंने अभी बोल दिया कि आपके पास अब 2 चॉइस हो गई, आइदर कॉस्ट मॉडल फॉलो करो, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम पहले ओल्ड में क्या करते थे, तो कि डेप्रेशन एज पर आपका कॉस्ट मॉडल, डेप्रेशन एज पर रिवैल्यूएशन मॉडल कंपलसरी में एडजस्ट करता था कहां पे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में से। अब आपके पास एक चॉइस हो गई, अगर कंपलसरी आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व में से नहीं करना है तो आप जब असेट सेल करो तब रिवैल्यूएशन रिजर्व को करना है, बट उसके लिए भी आपको रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ इफेक्ट देने के नहीं है, प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देना है। मतलब सिंपल बोलो, ट्रांजिशन प्रोविजन 1 में आप रेट्रोस्पेक्टिवली, बाकी दोनों में आप कौन सा प्रोविजन करने वाले हो, आप प्रोस्पेक्टिवली प्रोविजन करने वाले हो। यहां तक का जो था that is amendment relating to accounting standard 10, that is property plant and equipment, जो आपका old combination था AS 10 and AS 6 का। थैंक यू फ्रेंड। एक बार पूरा AS 10 का मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। AS 10 का नाम क्या था, तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स असेट, तो क्या फिक्स असेट मींस एनी असेट व्हिच इज नॉट हेल्ड फॉर सेल, which is held for consumption in production of the goods or the rendering of the services and the life of the asset is more than 1 accounting year। सेकंड में बोलता था कि आपका AS 10 कहां पे एप्लीकेबल नहीं है, तो उसमें फर्स्ट एक्सक्लूजन था, दैट इज बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अदर देन बेरर प्लांट। मतलब बायोलॉजिकल असेट का मतलब क्या है, तो क्या एनी लिविंग एनिमल और प्लांट। मुझे अगर पूछो कोई भी अगर बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो वो एक्सक्लूड होना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आपका बुलॉक है उनको AS 10 इज नॉट एप्लीकेबल। मैं आपको बोलता था कि आपके घर के कुत्ते को AS 10 एप्लीकेबल,
तो क्या नॉट एप्लीकेबल, पहले तो वो असेट ही नहीं है। सेकंड हम बोलते थे कोई भी अगर हॉर्स रेस में हॉर्स है उनको यस एंड एप्लीकेबल होना चाहिए, तो यस होना चाहिए। उसके बाद हम बोलते थे कि अगर कोई भी आपका सर्कस में कोई भी अगर एलिफेंट है वो सब कुछ उनको यस एंड एप्लीकेबल होना चाहिए, तो 110% होना ही चाहिए। पर आपका इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि कोई भी लाइव स्टॉक को आपका यस एंड एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब अगर एग्जाम में पूछे तो लाइव स्टॉक अगर दिखे तो उसको यस एंड अप्लाई मत करना। देन मैंने बोला था अदर देन बैरर प्लांट, मतलब एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन मतलब वो इंक्लूड हो गया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैरर प्लांट, जिसमें से आपको कुछ प्रोड्यूस मिलने वाला है, यानी वो अगर आपका बैरर प्लांट 12 मंथ से ज्यादा के लिए होने वाला है तो उसको बोलते हो बैरर प्लांट। सिंपल बोलूं कि S10 इज एप्लीकेबल टू द बैरर प्लांट बट इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द बैरर प्लांट। मतलब मैं बोलता था मैंगो ट्री को S10 एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, बट उसमें से जो मैंगो मिलता है उनको S10 इज नॉट एप्लीकेबल। कोकोनट ट्री को S10 एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, बट उसमें से जो कोकोनट मिलता है उनको S10 नॉट एप्लीकेबल। ऑरेंज ट्री को S10 एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, बट उसमें से जो ऑरेंज मिलता है उनको S10 इज नॉट एप्लीकेबल। सेकंड में बोलता था कि कोई भी अगर एनुअल क्रॉप है लाइक व्हीट एंड राइस, तो अगर उसको एक बार आपने वो कट कर लिया तो उसमें से फिर से कुछ प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, वो आपको स्क्रैप में ही बेचने वाले हो, तो वहां पे आपका एएसएन एप्लीकेबल नहीं होने वाला। दैट इज माय फर्स्ट एक्सक्लूजन। सेकंड, अगर कोई भी वेस्टिंग असेट्स है लाइक मिनरल राइट्स है, एएसएन इज नॉट एप्लीकेबल। थर्ड, जहां पे आपका स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लाइक लीज में आप ये कॉस्ट बॉस कुछ नहीं कंसीडर करते हैं, तो वहां पे आपका एएसएन इज नॉट एप्लीकेबल। एंड फोर्थ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर एएस 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करते हो किसके लिए, तो खुद के यूज के लिए नहीं, पर किसी को रेंट पे दे दोगे या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आपको फिक्स असेट में नहीं दिखाना है, उसको कंपलसरी आपको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही दिखाना है, एंड उस पर डेप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलेगा। एंड कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसका कभी भी रेवोल्यूशन नहीं कर सकते, वो कंपलसरी आपका कॉस्ट मॉडल पे ही चलना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, आप आपके बुक में असेट कौन सी प्राइस से रिकॉर्ड कर सकते हो, तीन चीज लेना है। फर्स्ट इज परचेज प्राइस, सेकंड इज एनी कॉस्ट इनकर्ड ब्रिंगिंग द असेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, एंड थर्ड इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये नया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर मैं करूं तो प्रेजेंट वैल्यू में आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट कौन से रेट से करोगे, तो प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है। पता और चलना चाहिए कि हर एक साल आप इंटरेस्ट की एंट्री करोगे, अगर इंटरेस्ट की एंट्री करो तो इंटरेस्ट शुड नॉट बी चार्ज टू पीएनएल, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज टू पीएनएल, इंटरेस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड। नेक्स्ट मैंने करवाया था कि अगर कोई भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट मैं बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूं, तो कहां सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट बुक में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगर कोई भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट आप बुक में रिकॉर्ड करो तो क्या क्या कैपिटलाइज करोगे, तो उनके लिए जो भी मटेरियल परचेस किया है, उनके लिए जो भी डायरेक्ट मटेरियल है, उसके लिए एट्रिब्यूटेबल ओवरहेड है, वो असेट बनाने के लिए अगर कोई थर्ड असेट की यूज किया है तो वो असेट का डेप्रिसिएशन वो सब कुछ कैपिटलाइज करोगे। बट याद रखना कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने करवाया था कि अगर कोई भी असेट एक्सचेंज करो तो आपको असेट रिकॉर्ड करना है। फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन और अ फेयर वैल्यू ऑफ द असेट टेकन व्हिचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। वहां पे मैं बोलता था 99% केस में असेट टेकन इज अ मोर क्लियरली एविडेंट, 1% इज द केस जहां पे असेट गिवन इज अ मोर क्लियरली एविडेंट। बट वहां पे एक एक्सेप्शनल है, वो अगर दो सिचुएशन होती थी। कौन सी दो सिचुएशन? द फर्स्ट सिचुएशन थी अगर ट्रांजैक्शन का कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, एंड सेकंड सिचुएशन थी आपके पास फेयर वैल्यू ऑफ द असेट गिवन या टेकन अवेलेबल नहीं है, तो एक्सेप्शनल रूल फॉलो करोगे। एक्सेप्शनल रूल में बोला था कि आपको असेट रिकॉर्ड करना है बुक वैल्यू ऑफ द असेट गिवन लेस कैश रिसीव्ड इफ एनी। एंड वहां पे हमने देखा था अगर आपका कोई भी कॉमर्शियल सब्सटेंस वाला केस है तो वहां पे आपका फ्यूचर कैश फ्लो आपका चेंज होने वाला नहीं है, तो जब असेट परचेज या सेल करोगे तब भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी जाने वाला नहीं है। देन मैंने बोला था सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए हम कंपोनेंट अकाउंटिंग करते हैं, अगर कंपोनेंट अकाउंटिंग करते हैं अगर दोनों की वैल्यू अगर एक ही असेट के अलग अलग स्पेयर पार्ट की वैल्यू अगर आइडेंटिफाइबल है उसको अलग से कैपिटलाइज करो, उसको डेप्रिसिएशन भी आपको अलग से ही करना है। नेक्स्ट हमने बोला था कि अगर कोई भी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करो तो आइदर कॉस्ट मॉडल फॉलो करो या रेवोल्यूशन मॉडल फॉलो करो। मैंने बोला था अगर कोई भी रेवोल्यूशन कर सकते हो तो मैक्सिमम कहां तक कर सकते हो, तो अप टू द रिकवरेबल अमाउंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट? दैट इज नथिंग बट वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस व्हिचएवर इज हायर। तो और डाउट आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू इन यूज? दैट इज नथिंग बट माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अगर हम फर्स्ट टाइम अपर रिवोल्यूशन करते थे तो हम एंट्री करते थे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन रिजर्व। अगर हम फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड रिवोल्यूशन करते थे तो हम एंट्री करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। फर्स्ट टाइम अपवर्ड देन डाउनवर्ड, सब कुछ पीएनएल में डेबिट नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, अगर डाउनवर्ड किया तो अगर आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व का बैलेंस है तो सबसे पहले उसके सामने एडजस्ट करो, अगर बाद में कुछ भी बचे तो ही आपको पीएनएल में डालना है। देन फोर्थ सिचुएशन थी फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड देन अपवर्ड, तो सब कुछ आपको रिवोल्यूशन रिजर्व में मत डालो, जितना पहले डाउनवर्ड किया था पीएनएल में डेबिट किया था उतना पहले पीएनएल में क्रेडिट करो, अगर ऊपर कुछ भी बचता है तो ही आपको रिवोल्यूशन रिजर्व में डालना है। अब आपके पास दो चॉइस है, अगर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस जो आता है एज पर कॉस्ट मॉडल एंड एज पर रेवोल्यूशन मॉडल, वो हर एक साल में रिवोल्यूशन रिजर्व में चार्ज करते, मतलब रिवोल्यूशन रिजर्व के सामने एडजस्ट करते रहो। एंड अगर वो नहीं करना है तो जब असेट डिस्पोज करना है तब करना। पर ध्यान रखना अगर आपके पास रिवोल्यूशन रिजर्व में कुछ भी बैलेंस बचा है तो वो डायरेक्टली आप
करंट ईयर के P&L में नहीं क्रेडिट कर सकते हो, उसको कंपलसरी आपको रेवेन्यू रिजर्व में ही ट्रांसफर करना है। नहीं, मैंने बोला था वो एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग वाला क्वेश्चन अच्छा था। कंपनी बोल रही थी कि हमको ऑफिस बिल्डिंग का अपर करना है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का नहीं करना है, चलेगा, 110% चलेगा, क्योंकि नेचर ऑफ द असेट उसका अलग अलग है। नेक्स्ट मैंने करवाया था कि अगर आप कोई भी असेट का आपने अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया तो आपको वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बैलेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भी दो मेथड है। कौन सी दो मेथड? आइदर कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को दोनों को प्रोपोर्शनेट एडजस्ट करो, इसलिए हमने वो फॉर्मूला रखी थी। एंड अगर वो नहीं करना है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस को एलिमिनेट कर दो। देन हमने करवाया था कि अगर कोई भी आपका डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपने एस्टिमेट किया था, इट मे बी पॉसिबल 10-20 साल में आपका वो चेंज भी हो जाए, चेंज हो तो क्या करने का। फर्स्ट कॉस्ट मॉडल में हमने 4 सिचुएशन लिया था। फर्स्ट सिचुएशन में ऐसा कुछ था कि आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो तो एंट्री करोगे असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट। अगर आपका प्रोविजन का बैलेंस आपको कम चाहिए तो आप एंट्री करते थे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। थर्ड सिचुएशन ऐसा लिया था कि जहां पे भी आपका प्रोविजन का बैलेंस बढ़ रहा था, बट ध्यान रखना प्रोविजन का बैलेंस बढ़ता है तो आप एंट्री करते हो असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, पर चेक करना वो असेट का बैलेंस आपका रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रीजन, अगर वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो आप इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करते हो। एंड फोर्थ सिचुएशन मैंने करवाया था, वहां पे ऐसा करवाया था कि आपका प्रोविजन का बैलेंस कम हो रहा है, एंड अगर प्रोविजन का बैलेंस कम हो रहा है तो आप एंट्री करते हो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। बट जब असेट अकाउंट क्रेडिट करते हो तो ध्यान रखना वो असेट का बैलेंस नेगेटिव में ना चला जाए। अगर वो असेट का बैलेंस वो कम हो रहा है, वो असेट का बैलेंस आपके पास सफिशिएंट नहीं है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट टू P&L। ये मैंने जो स्टोरी किया वो कॉस्ट मॉडल की स्टोरी किया। अब रिवॉल्यूशन मॉडल में क्या करते थे, तो रिवॉल्यूशन मॉडल में जब भी आपका असेट का मतलब प्रोविजन का बैलेंस बढ़ता था तब एंट्री करते थे रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, एंड प्रोविजन का बैलेंस जब कम होता था तब एंट्री करते थे प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन रिजर्व। बट ध्यान रखना वो रिवॉल्यूशन रिजर्व इतना सारा बढ़ ना जाए कि सामने असेट का बैलेंस भी सफिशिएंट ना हो, मतलब वो दोनों अगर इक्वल है तो चलेगा, उनसे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। मैंने याद है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा था, सामने में P&L में क्रेडिट कुछ कम कर रहा था, वो अलाउड नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका डेप्रिसिएशन कहां तक प्रोवाइड करना है, तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है आपका आइदर असेट सेल कर दो या असेट क्लासिफाइड करो हेल्ड फॉर सेल, व्हिचएवर इज अर्लियर के लिए। अगर कोई भी असेट आप क्लासिफाई करते हो हेल्ड फॉर सेल के लिए तो वो असेट आपको बुक में रिकॉर्ड करना है बुक वैल्यू ऑफ द असेट और NRV व्हिचएवर इज लोअर के बेसिस में। बाद में हमने बीच में 3 स्पेशल केस लिए थे। हायर परचेस ऑलवेज रिकॉर्ड करोगे कैश प्राइस, इफ एनी 2 असेट्स आर परचेस विद अ कंसोलिडेटेड प्राइस तो सर्टिफाइड वेंडर के पास वैल्यूएशन करवाओगे, वो जो बोले उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एंड बाद में अगर कोई भी आप अगर जॉइंटली हेल्ड असेट है तो उसको रिकॉर्ड करोगे प्रो रेटा कॉस्ट के हिसाब से। What is the meaning of depreciation? So depreciation is nothing but systematic allocation of total cost of tangible assets over its useful life। ये 6 बोल रहा था कि इधर आप SLM फॉलो करो, आप WDV फॉलो करो। मेरा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल रहा है आपको जो मेथड फॉलो करना है फॉलो करो, बट वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। तो बहुत सारी मेथड थी, फर्स्ट इज SLM, सेकंड WDV, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, सम ऑफ इट्स डिजिट मेथड, एन्युटी मेथड। ये 5 नहीं बहुत सारी मेथड हो भी सकती है जो आपके बिजनेस को जो आपको मतलब बिजनेस को जो सुटेबल है वो मेथड फॉलो करोगे। याद करवा दूं ओल्ड एज 6 में अगर कोई भी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड करते थे तो उसको आप बोलते थे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी 3 ही सिचुएशन में कर सकते थे, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय AS फॉर द बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मेरा नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोल रहा है अगर कोई भी चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड करो इट इज नॉट माय चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज कंसीडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते थे, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देना है, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही देना है, मतलब कोई भी आपका रिजल्टेंट सरप्लस या डेफिशिएंसी आने वाला नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। AS10 तो एक बड़ा मेजर अमेंडमेंट था। अब छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत कुछ चेंज हुआ है, दैट इज AS2, AS4, AS13, AS14, AS21, AS29। वो मैं एक एक करके आपको अमेंडमेंट समझा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे। फर्स्ट में स्टार्ट करो AS2, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 एक्चुअली उसमें अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं है, बट एक छोटा सा एक वर्ड ऐड कर दिया। पहले मैं याद करवा दूं कि वहां पे सिर्फ पहले इतना ही लिखा था कि इन्वेंटरीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, एंड वो स्पेयर पार्ट्स कौन से है, तो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू फिक्स असेट है वो आपका एक्चुअली कैपिटलाइज होना चाहिए एज पर AS10। वहां पे 2 वर्ड ऐड कर दिए। फर्स्ट है वहां पे ऐसा लिखा है इन्वेंटरीज डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट, मतलब वही कोई ऐसे इक्विपमेंट जो डायरेक्टली आपको प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है बट वो सर्विसिंग इक्विपमेंट है। एंड नेक्स्ट एनी स्टैंड बाय इक्विपमेंट। स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब व्हाट, मान लो ये क्लास है,
4 एसी तो है ही, हमने 5वां एसी लगवा, 5वां एसी हमने इंस्टॉल कर दिया। किसका पर्पस ये था कि अगर ये चारों 4 एसी ना चले तो वो 5th नंबर का एसी हम यूज करेंगे। कैन आई से इट मे बी पॉसिबल, मैंने पूरे साल तक उसका यूज भी नहीं किया। वो जो मेरा एसी था ना वो स्टैंड बाय था, मतलब अगर चारों 4 काम नहीं आते तो वो मैं यूज करूंगा। सिंपल बोलूं, आपके लिए इन्वेंट्री नहीं है, ये आपके लिए क्या है, फिक्स है। बाकी AS2 में कोई मेजर चेंज नहीं है। सेकेंड अमेंडमेंट दैट इज AS4, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट बोल सकते हो। कैसे? AS4 में याद करवाओ तो मान लो कि आप 31 मार्च को आपका बैलेंस शीट डेट है, आप आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर रहे हो 16 अगस्त को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर रहे हो 16 अगस्त को। आपका AS4 बोल रहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, तो कि एनी इवेंट टुक प्लेस बिटवीन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। कहना से इस दो के बीच में अगर कोई भी इवेंट होती है तो उसको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। याद करवाओ, आपका कोई भी अगर प्रपोज डिविडेंड है, वो डिविडेंड आपका डिक्लेयर कब होता था, तो AGM में होता था। कहना से AGM जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर अप्रूव करेगा उसके बाद ही होगा। तो कहना से मान लो अगर मैंने AGM किया 25 अगस्त को, पहले चेक करो कि वो 25 अगस्त को अगर कुछ भी इवेंट होती है वो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ना। तो भी हम सीखते थे कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट के 3 टाइप, फर्स्ट इज एडजस्टिंग इवेंट, सेकंड इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड थर्ड इज स्टैट्यूटरी इवेंट। एंड वहां पे हम बोलते थे कि प्रपोज डिविडेंड इज द ओनली एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी इवेंट। कहना सब गलत लग रहा है कि पहले तो ये डेफिनेशन में ही फॉल नहीं हो रहा है, तो भी हम क्या करते थे, तो कि 15-16 का डिविडेंड अब डिक्लेयर कब करते हो, 16-17 में, तो भी उसको हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कहां पे लिख देते थे, 15-16 में। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं ये कुछ नहीं करना है, जब 15-16 का डिविडेंड अब 16-17 में डिक्लेयर करो तो उसको रिकॉर्ड करना है 16-17 में। कहना है सर जब डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तब एंट्री कर दोगे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टली डिविडेंड का पेमेंट ही करना होता है, क्योंकि रिवाज है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करो विद इन 30 डेज तो पेमेंट कर ही देना पड़े। मतलब मैं 16-7, नो डाउट सर यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट का वायोलेशन है, हाँ है, एक्चुअली डिविडेंड 15-16 का है, तो भी मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूं, 16-17 में। मतलब सिंपल बोलूं, कोई भी डिविडेंड अगर आप डिक्लेयर करो उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं डालना है, उसको कहां पे लिखना है, फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन वो 15-16 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दोगे कि मैंने इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू AS13। वो एक्चुअली AS13 के मतलब मैं जब मैंने AS10 करवाया था तब एक्सक्लूजन में मैंने करवाया था। मान लो पहले मैं AS13 में एक आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझा दूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होता क्या है, अगर मैं कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा हूं, किसके लिए, तो मेरे खुद की यूज के लिए नहीं, वो किसी को लेके मैं किसी को रेंट पे दे दूंगा, या फॉर अ कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जब मार्केट में मुझे लगेगा कि एक्चुअली उसकी प्राइस बहुत कुछ हाई हो गई है, मैं उसमें बहुत कुछ कैपिटल गेन अर्न कर सकता हूं, तो मैं उसको सेल कर दूंगा। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो मैंने वहां पे बोला था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑलवेज आपको कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, कॉस्ट, मतलब उसका रिवोल्यूशन नहीं कर सकते। सेकंड वो एक है कि अगर आपने कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम घर लेते हैं तो कहना चाहिए हर एक सोसाइटी के पीछे लिखा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरा क्वेश्चन इतना है, मान लो एक सोसाइटी है, यहां पे टोटल 3 घर है, यहां पे टोटल 3 घर है, कहना चाहिए बीच में रोड होगा, हाँ, ये रोड की ओनरशिप किसकी होगी, तो रोड की ओनरशिप किसकी, तो अगर रोड की ओनरशिप ये हर एक के पार्ट में इक्वल होगी। पर कहने से अगर इनको घर बेचना है तो वो थोड़ा ऐसा बोलेगा कि मैं इतना आधा रोड बेच दूंगा, वो तो चलेगा नहीं। तो ये रोड एक्चुअली किसकी बैलेंस शीट में होगा, तो वो रोड एक्चुअली आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैलेंस शीट में होता है, मतलब वो पूरा लैंड किसकी बैलेंस शीट में होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सर उसमें मेरा क्या पार्ट, आप हर एक को कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या मिल जाता है, शेयर मिल जाता है, राइट, सिंपल। कहना से वो शेयर मिले तो उसकी फेस वैल्यू पे मिलेगा। मान लो अगर शेयर आपको मिला 1 रुपए का, फेस वैल्यू 1 रुपए, अगर ये मैंने घर 1 करोड़ में परचेस किया तो मैं थोड़ी ऐसे एंट्री करने वाला हूं कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 99,99,999, इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट डेबिट 1 टू बैंक अकाउंट 1 करोड़, मैं ऐसे एंट्री करने वाला नहीं हूं। कहना से 1 इज नथिंग बट ये मटेरियल है मेरे लिए, नहीं है, 1 करोड़ के सामने 1 रुपए मटेरियल है, नहीं है। वो लोग ऐसा ही बोल रहे हैं। अगर आपको कंपलसरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर लेने ही पड़ेंगे तो उसकी वैल्यू आपको अलग से करना नहीं है, पूरा 1 करोड़ कहां पे कैपिटलाइज कर दोगे, बिल्डिंग में ही कैपिटलाइज कर दोगे। 3 अमेंडमेंट बोलूं AS2 में वो स्टैंड बाय इक्विपमेंट वो सब कुछ ऐड कर दिया था। सेकंड AS4
प्रोविजंस, एस फॉर कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी वाला, तो राइट वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है. आपका कोई भी अगर प्रपोज डिविडेंड करो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं जाना चाहिए, वो नोट्स टू अकाउंट्स में जाना चाहिए. एस 13 आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कभी भी रेवोल्यूशन नहीं करना है, वो ऑलवेज आपका कॉस्ट मॉडल पे ही चलना चाहिए. नेक्स्ट अमेंडमेंट एस 14 अमालगमेशन में. अमालगमेशन में पहले तो एक डेफिनेशन उसकी एक चेंज कर दी. वहां पे डेफिनेशन ऐसा कर दिया, अमालगमेशन मींस अमालगमेशन परस्यूएंट टू प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर स्टैट्यूट व्हिच मे बी एप्लीकेबल टू कंपनीज एंड इंक्लूडिंग मर्जर. कहना से उसका स्कोप वाइड कर दिया. पहले मर्जर वहां पे लिखा नहीं था, अब एस 14 में स्पेसिफिकली लिख दिया मर्जर. ये आपका थियोरेटिकल पोर्शन है. सेकंड, एक प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है. याद करो, अगर आपका कोई भी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस मेथड होता था, अब अगर मर्जर मेथड होता था ना वहां पे तो पूरे रिजर्व ले ही लेते थे, पर अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है वहां पे आपको कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिजर्व लेने पड़ेंगे. कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट बेनिफिट वाला जो भी रिजर्व है वो कंपलसरी लेने पड़ेगा. एंड अगर वो कंपलसरी लेते थे तो आप एंट्री कुछ ऐसी करते थे. क्या करते थे? तो कि अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट करते थे. ऐसे कहना से स्टैट्यूटरी रिजर्व को कहां पे दिखाते थे? तो उसको तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाते थे. पर कहने से अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को कहां पे दिखाते थे? तो कहने से नॉन करंट असेट होता था, उसमें लास्ट में यहां पे आता था कि आपका अदर नॉन करंट असेट क्या है. ये अदर नॉन करंट असेट में यहां पे अमाउंट लिखते थे, बट ये अमाउंट का कहने से पीछे आपने कहीं पे नोट्स टू अकाउंट्स में पूरे शेड्यूल बनाए होंगे कि क्या क्या नोट आपके अदर नॉन करंट असेट हो सकती है. 1 है, 2 है, 3 है, ये सबका टोटल करके ये टोटल कहां पे लिखते थे? आप यहां पे लिखते थे. ये लोग बोल रहे हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट अदर नॉन करंट असेट में मत डालो, उसको सेपरेट लाइन आइटम बताओ. सेपरेट लाइन आइटम मतलब व्हाट? कहने से अदर नॉन करंट के असेट के नीचे मैं स्पेसिफिकली यहां पे लिखूंगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट. कहने से यहां पे मैं सिंपल बोल रहा हूं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आपको इन द बैलेंस शीट नहीं लिखना है, ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट लिखना है. सिर्फ मैं बैलेंस शीट देखूं एंड मुझे पता चल जाना चाहिए कि मेरे लिए अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस मेथड था एंड मैंने कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व लिया. फिर से याद करो, AS2 स्टैंड बाय इक्विपमेंट ऐड हो गया. AS4 आपका कोई भी अगर प्रपोज डिविडेंड है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं दिखाना है, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है. AS13 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई भी आप रेवोल्यूशन नहीं करोगे, कंपलसरी वो कॉस्ट मॉडल पे ही चलना चाहिए. एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस मेथड है, तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आपको सेपरेट लाइन आइटम बताना है, वो किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते. उसके बाद AS21 आपका कंसोलिडेशन. AS21 में ऐसा लिया है, a parent which presents consolidated financial statement should include all subsidiary domestic as well as foreign. वो हम करते ही थे. नेक्स्ट मैं कुछ भयंकर अमेंडमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना. When an enterprise does not have a subsidiary but has an associate or a joint venture, then such enterprise should also prepare consolidated financial statement as per AS 23 and 27. मैं याद करवाऊं, मेरे पास एक सब्सिडरी है, मेरे पास एक एसोसिएट है, मेरे पास एक जॉइंट वेंचर है, तो हम तीनों का कंसोलिडेशन करते थे. बट पहले एज पर AS 21 अगर आपके पास सब्सिडरी नहीं होती थी तो आप एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का कंसोलिडेशन नहीं करते थे. मतलब आपको सिखाते थे कि आपको कंसोलिडेशन के लिए मिनिमम एक सब्सिडरी तो होना ही चाहिए, तो ही आपको ये सब कुछ एप्लीकेबल होगा, बाकी एप्लीकेबल नहीं होगा. अमेंडमेंट बोल रहा है इवन तो आपके पास सब्सिडरी नहीं है तो भी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर का आप कंसोलिडेशन करोगे. कौन से एस के हिसाब से? तो क्या 23 एंड 27 के हिसाब से. क्लियर? एंड नेक्स्ट अमेंडमेंट इज द लास्ट अमेंडमेंट, दैट इज AS 29. AS 29 का नाम था प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट. ये एक्चुअली अमेंडमेंट रिलेटेड टू AS 10 है. मुझे इतना याद करवाओ, आज तक आप कोई भी प्रोविजन बनाते थे उसको प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंटिंग करते थे तो नहीं करते थे. पर कहने से मेरा AS 10 में बोला अगर आप कोई भी प्रोविजन बनाओ फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसको आपको प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड करना है. एंड अगर वो प्रेजेंट वैल्यू से रिकॉर्ड करना है तो कहना से प्रोविजन तो किसके हिसाब से बनेगा? AS 29 के हिसाब से बने. तो कहना से कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट मुझे AS 29 में लाना पड़े. उन लोगों ने ला दिया. The amount of provision should not be discounted. कोई भी प्रोविजन में डिस्काउंट नहीं करता एक्सेप्ट
इन केस ऑफ डिकमिशनिंग रिस्टोरेशन ऑफ द असेट, जो आपकी जो प्रोविजन करते थे उसको डिस्काउंट करना है। कहना चाहिए दिस चेंज इज रिलेटेड टू डायरेक्टली एएस चेन। एक बार फिर से समरी बोलूं, एएस2 में एक चेंज, कौन सा चेंज? तो आप कोई भी सर्विस इक्विपमेंट है उसको भी असेट मानोगे, वो मानते ही थे पहले। एएस4 सेकंड एएस4 में कोई भी प्रपोज डिविडेंड है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं लिखना है, वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है। एएस13 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसका कभी भी रेवोल्यूशन नहीं करना है, वो कंपलसरी कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करना है। एएस14 अमालगमेशन, अगर कोई भी अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है एंड अगर आपने कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व लिया है तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट किसी के साथ मर्ज नहीं कर दोगे, उसको सेपरेट लाइन आइटम बनाओगे। उसके बाद एंड उसमें एक अमालगमेशन की डेफिनेशन को ब्रॉड कर दिया था, मतलब उसमें मर्जर भी इंक्लूड कर दिया। उसके बाद एएस21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपके पास कोई भी सब्सिडरी नहीं है, सिर्फ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है, तो भी कंसोलिडेशन करना है। किसके हिसाब से? एएस23 एंड एएस27 के हिसाब से। एंड लास्ट एएस29 दैट इज प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। कोई भी प्रोविजन को डिस्काउंट नहीं करोगे एक्सेप्ट कोई भी प्रोविजन अगर एएस10 के लिए बनाते हो, लाइक प्रोविजन फॉर रेस्टोरेशन कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसको आपको डिस्काउंट करना है। थैंक यू।